आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ताइवान, जिसे हम और आप ताइवान कहते हैं, और वहां की सरकार रिपब्लिक ऑफ चाइना। कुछ सालों पहले तक फार्मोसा भी कहा जाता था। 168 द्वीपों से मिलकर बने इस देश का जिक्र हमने हाल ही के पॉडकास्ट में किया था। शायद याद हो आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में ऑफिशियल वर्जन यह है कि उनकी मौत जो है हवाई क्रैश में यहीं हुई थी। लेकिन आज बात नेताजी की नहीं, ताइवान की, या कहें ताइवान की। उस ताइवान की जिसे शी जिनपिंग वाला चीन अपना हिस्सा कहता है। ताइवान का अलगाववादी स्वतंत्रता आंदोलन हमारी मातृभूमि के एकाकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट है और देश के कायाकल्प के खिलाफ गंभीर और छिपा हुआ खतरा भी। शांतिपूर्ण ढंग से एकाकीकरण चीन के इंटरेस्ट में तो है ही, साथ ही हमारे हमवतन ताइवानियों के लिए भी। दूसरी तरफ ताइवान है, जो न सिर्फ खुद को असली चीन मानता है, बल्कि जिसका भरोसा है कि एक दिन आएगा जब चाइना मेनलैंड तक ताइवान की सेना जाकर उसका विलय कर लेगी। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन जो है ताइवान को डरा रहा है। कभी उसकी हवाई सीमा तक लड़ाकू जहाज उड़ाता है, तो कभी स्ट्रेट ऑफ ताइवान में मिलिट्री ड्रिल्स करता है। उस पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के तेवर भी बहुत गर्म हैं। चीन आज ताइवान के इर्द गिर्द फायर एक्सरसाइजेस कर रहा है, जानबूझकर और लगातार बढ़ाए जा रहे सैन्य खतरों, दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन पर की जा रही ये मिसाइल लॉन्चिंग सिर्फ ताइवान नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ है। अब अगर आप नहीं जानते कि ये मसला क्या है, तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं किसका दावा ठीक है। असल बात यह है कि चीन और ताइवान कभी दो अलग देश थे, लेकिन फिर ऐसा दौर भी आया जब चीन और जापान ने ताइवान पर शासन किया। चीन की अपनी राजनीतिक खींचतान में ताइवान भी फंस गया, और आज हालत यह है कि चीनियों के ही दो गुट चीन बनाम ताइवान के झगड़े में शामिल हैं। बात फिर भी समझ में ना आई हो तो आज का पढ़ाकू नितिन जरूर सुनिए। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर राकेश कुमार। राकेश जेएनयू के चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में पढ़ाते हैं। कई बार चीन और ताइवान जा चुके हैं और धारा प्रवाह मंडारिन बोलते हैं, जिसकी झलक आपको इस पॉडकास्ट में दिखने वाली है। प्रोफेसर राकेश कुमार से आज पूछेंगे, चीन ताइवान में से किसका दावा ज्यादा सही है? चीन अपने पड़ोसियों के साथ अमन चैन क्यों नहीं कायम करता? ताइवान किस तरह का देश है और चीन से कितना अलग है? चीन ताइवान के झगड़े में हम कहां खड़े हैं? और ताइवान और चीन की जंग कितनी नजदीक है? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो राकेश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आजकल तो आपका काम वैसे भी बढ़ गया है, और चीन ने जब से ताइवान पर थोड़ी सी वक्र दृष्टि डाली है, और डालता तो रहता है लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा वक्र लग रही है, तो आप जो एक्सपर्ट लोग हैं, आपको हम कष्ट देते हैं। तो एक तो आप आए और आज बातचीत करने के लिए शामिल हुए, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पूछना मुझे ये है, पहला सवाल आपसे जो मेरे मन में अक्सर है कि वैसे तो ये झगड़ा जो है बहुत पुराना है, चीन का ताइवान का, लेकिन अभी अचानक क्या हो गया है? सिर्फ इसलिए कि पेलोसी आई हैं, मतलब क्यों एकदम से फिर से चर्चा होने लगी है और आज हम दोनों भी यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इस बार नया क्या है कि फिर से चर्चा में? देखिए, इस समय हम ताइवान और चीन की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि हमारे रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी जारी है, और लोगों का ये था कि जब भी बनी, इवन यूक्रेन को भी ये समझना उसको ये था कि अगर उसको कुछ भी हो जाएगा तो फिर अमेरिका या बाकी देश जो यूरोपियन जो शक्तियां हैं उसके साथ आएंगी और उनसे लड़ेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोपियन शक्ति जो हैं वो सारे
दूर खड़े रहे, दूर 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 खड़े हैं और वेपन भी ये वो दे रहे हैं, हर तरह सहयोग कर रहे हैं, बट कभी सामने कोई नहीं आ रहा है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जहाँ पे यूक्रेन यूरोप का पार्ट है, बहुत नज़दीक है, और वहाँ इस तरह की युद्ध से सारे जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन पर इफेक्ट पड़ सकता है और पड़ रहा है उसके लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी गैस का जो इश्यूज़ है, रशिया बंद कर रहा है और बंद करने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ इस युद्ध के चलते काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ताइवान को अगर देखें तो ताइवान के अगल बगल जो भी आपकी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, पर छोटे छोटे जो द्वीप हैं, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी शक्तियाँ जो विश्व की शक्तियाँ हैं, जो और औद्योगिक शक्तियाँ हैं, और इसको आप आर्थिक शक्तियाँ की बात कर सकते हैं, इतने होने के बावजूद भी वो आज अकेला पड़ा हुआ है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर चीन अगर ताइवान पर अगर हमला करता है तो ताइवान की क्या स्थिति होगी, तो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आज इस चीन और ताइवान के संबंधों के बारे में बातें करें। और दूसरी घटना ये देखी कि हमारे 25 साल के बाद ये नैन्सी पेलोसी चाइना के इतनी धमकियों के बाद, अगर आप देखें तो शी जिनपिंग ने भी धमकी दी थी कि आग से ना खेलो, और ये बड़े अच्छे डायलॉग मारे, लेकिन वो चली गई। हाँ, लेकिन अच्छा, अजीब है वैसे कि हम भी जब ये चर्चा हो रही थी, जब खबर आई कि नैन्सी पेलोसी जाने वाली हैं, तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा देखो भाई नहीं जाएंगी, ठीक है। और अमेरिका भले ही ताइवान का सपोर्ट करता है, लेकिन ना तो उस तरह करता है जैसे इजराइल का करता है, क्योंकि कितना ही सपोर्ट करे लेकिन कभी भी वहाँ एम्बेसी तो नहीं बनाई, ये भी एक सच है। बिल्कुल। तो फिर भी वो गई। और एक चीज़ ये भी देखिए, जो हमें लगता है कि यूक्रेन रूस की जब तक लड़ाई हो नहीं गई तब तक हम कहते रहे कि नहीं करेगा पुतिन, ये हमला तो नहीं करेंगे। अभी लोग ये कह रहे हैं कि चीन भी नहीं करेगा। आपको ये खतरा कितना असली दिखाई पड़ता है कि वाकई एक जंग हो सकती है? क्योंकि जंग के हालात तो बहुत पहले से हैं, आसार बहुत पहले से हैं, हुई तो अभी तक नहीं है, अब हो जाएगी, ऐसा क्यों? मुझे तो नहीं लगता है कि अभी इस तरह की चीन और ताइवान में इस तरह की युद्ध की स्थिति आएगी, क्योंकि अगर आप देखें कि नैन्सी पेलोसी आई, रही करीब 18 घंटे तकरीबन रही और वापस भी चली गई, और चीन ने अपने काफ़ी युद्धपोत और ये अपने लड़ाकू जहाज़ और इतने सारे उन सब कुछ किए। लेकिन आप इस पे देखेंगे कि सब कुछ हुआ, वो आई, इतने धमकियों के बाद भी आई और इत्मीनान से मुलाकात हुई और वो फिर चले गए। तो इससे ये देखा जाए कि और चीन ने कुछ नहीं किया। उसी बीच में एक खबर आया, मैंने जो सुनने में आया कि चीन कह रहा है कि नैन्सी पेलोसी को हिम्मत नहीं हुआ कि वो जो निर्धारित हवाई रूट है उससे नहीं आई, ना कि वो फिलीपींस और किसी और की तरफ से आई। तो ये बताना चाह रहा है कि अमेरिका, बेसिकली अमेरिका वो नैन्सी पेलोसी जो भी है वो चीन से डर के दूसरे रास्ते से है। अगर उन्हें इतना हिम्मत होता तो वो मुख्य रास्ते से आती और वो करती, जो उन्होंने नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल एक बचकाना सी वो है। लेकिन आप इनको देखेंगे तो इसकी महत्व हो सकता है विश्व पटल पे ना हो, लेकिन उनके अंदरूनी जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत असर पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ की जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो प्रोपेगेंडा प्रणाली है वो काफ़ी मजबूत है, और लोगों को बताए कि नहीं, चीन तो हम आज भी उतना ही मजबूत है, और लोग डर गए। तो आप इसको अगर देखें तो चीन में तीन फेज में मैं इसकी बात करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि चीन का जो ध्वज है उसमें आप देखेंगे कि 5 सितारे हैं, 5 स्टार्स हैं। एक देखेंगे कि बीच में बड़ा स्टार है और बाकी चार सितारे जो है। तो चीन, अगर आप तरीके से देखेंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो चीन का एक जो डेवलपमेंट है वो दर्शाता है। और चीन ने, आप अगर देखेंगे कि तंग शाओपिंग जो उनके जो आर्थिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो इनको जनक कहा जाता है, हाँ, आर्थिक सुधार का जो जनक कहा जाता है, तंग शाओपिंग ने 4 आधुनिकीकरण पॉलिसी लाई थी। उसको हम चीनी में बोलते हैं सिगसियंताहुआ, से 4 मॉडर्नाइजेशन। तो देखेंगे कि जो फर्स्ट मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं वो तो आपकी एग्रीकल्चर हो गई, और एग्रीकल्चर हो गई, उसके बाद दूसरी एग्रीकल्चर फार्मिंग जो भी है, उसके बाद आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद आप देखेंगे साइंटिफिक
डेवलपमेंट्स हो गए जो आप साइंस और तकनीकी का उन्होंने सुधार किया, और चौथी हो गई कि डिफेंस, रक्षा की बात करते हैं। तो मैं इसको, तो आप देखें कि सारे चीन ने और तंग शाओपिंग ने भी कहा था कि हमें जल्दी नहीं करनी है। अगर हमें नदी पार करनी है तो हमें एक पत्थर डाल के, एक पत्थर डाल के आराम से धीरे धीरे करना है, राइट। तो उनका कहना इस तरह का था। तो चीन, आप देखेंगे कि माओ ज़ेडुंग के समय से और हु चिनताओ के कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे इस बीच में चीन अपनी आर्थिक और सामाजिक चीज़ों का ध्यान दे रहा था, और कभी भी नहीं चाह रहा था, कभी बोला भी नहीं कि हम राष्ट्र पटल पे आना चाहते हैं या हमें लीडरशिप लेना है वर्ल्ड का। तो माओ ज़ेडुंग का जो पीरियड था, जो आप अगर बोले 1949 टू 1978 आर्थिक सुधार के पहले का जो है, उसको हम कहते हैं कि चुंगको चांची लाइफ फेज, मतलब चाइना अपने को खड़ा किया। और उससे पहले तो आप देखेंगे कि 1949 के पहले देखेंगे कि उनकी गृह युद्ध हुई, फिर जापान चाइना वार 1895 को हुआ है कि उसमें आप देखेंगे कि चीन हार गया। चीन हारने के बाद क्या किया कि ताइवान को जापान को दे दिया। आप जब ये चीज़ देखेंगे तो उस फेज में है कि चीन अपने आप को अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी स्थिति को सुधार रहा था, अपने पे ध्यान दे रहा था। तो कम से कम 100 साल उसने लगाए, बिल्कुल और वो ठीक से खड़ा हो जाए, बिल्कुल खड़ा हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि अब हम अमीर बने, मतलब हम अपने आप को समृद्ध बने। तो आप देखेंगे कि 1978 से जो उन्होंने जो सुधार शुरू किया से लेकर आप देखेंगे कि जब तक शी जिनपिंग नहीं आए 2013 में आप अगर देखेंगे, इस दौरान चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, और चीन में हर तरह की एक पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं बोल सकते, बट आज़ादी थी। आज़ादी किस चीज़ की थी कि आप सोच सकते हैं, आप आर्थिक नए आइडियाज़ की आज़ादी, नए आइडियाज़, बिल्कुल इकोनॉमिकली चीन को नर्चर कर सकें। बिल्कुल। तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको स्वतंत्रता दी कि आप सोचिए। और हाँ, एक बात उसने जरूर समझाया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आप राजनीति ना बातें करें, ना पार्टी की डेमोक्रेटिक आज़ादी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप इकोनॉमिकली कुछ भी सोचिए, आइए चलिए करते हैं। हाँ, लेकिन माओ के समय अगर आप देखेंगे तो राजनीति पहली ड्राइविंग सीट पे थी, और तंग शाओपिंग से लेकर हु चिनताओ के समय में आप देखेंगे तो जो आर्थिक जो इकोनॉमी वो ड्राइविंग सीट पे थी, और पॉलिटिक्स पीछे, विचारधारा और ये सब पीछे चला गया। तय हुआ कि पहले चलिए पेट भरते हैं, खड़े होते हैं, और उसके बाद फिर जो है विश्व विजय करेंगे। हाँ, नहीं, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये जितनी सारी जो इनकी जो पॉलिसी चेंज हुई, नीतियाँ बदली, उसमें चीन ने बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को बताया कि हम ये करने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें, तंग शाओपिंग ने कहा कि गरीबी ही समाजवाद और जिसको बोल सोशलिज्म नहीं है। ही से दैट कि जिगछोंग पुश सहुइट हुई, ओके। तो उनका कहना मतलब कि गरीबी नहीं है, अगर हम सभी अमीर हो जाए, अगर पूरे चीन अगर अमीर हो जाए, लोग अमीर हो जाए, तो क्या वो समाजवाद है, सब लोग पैसे वाले। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो हम बोलते हैं कि जो नीम की जो कड़वी घूंट जो पीनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया कि कुछ लोग पहले अमीर होंगे, कुछ क्षेत्र पहले अमीर होगी, और जब अमीर होंगे, जो उनके पैसे से जो हमारे पिछड़े जो क्षेत्र हैं, समाज जो है और लोग हैं, हम उनकी करेंगे। और उन्होंने किया। तो आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पर उनके बंदरगाह हैं, उस क्षेत्र को देखेंगे तो समुद्री क्षेत्र काफ़ी, अभी भी देखेंगे तो काफ़ी समृद्ध है। और धीरे धीरे, और चीन में सबसे बात जो मैंने देखी इतनी सालों की, जो आप देखेंगे शोध और आने जाने से, मैं आते जाते रहता। अगर आप ये पैंडेमिक कोविड के पहले देखेंगे तो हम अक्सर कॉन्फ्रेंस में जाते रहते थे, तो आप सच्चाई भी देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। चूँकि मैं चीनी भाषा बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो लोगों से मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उन्होंने वाकई किया। मतलब अगर आप देखेंगे कि मैं जब भी जाता था, जैसे वो बोलते थे कि उनकी खुनमिंग सबसे गरीब है। जब मैं वहाँ पे गया था, खुनमिंग, मुझे 2006 में मैं खुनमिंग गया,
मैं तो इस डेलीगेशन में जब मैं गया था तो उसमें देखा कि यार वहाँ तो खुनमिंग हमारे दिल्ली से बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर वही आपकी जो बात हो रही कि रोड पे डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, सब कुछ किया, तो उन्होंने किया। लेकिन क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ, लोगों ने जैसे बहुत सारे जो उनके जो स्लोगन थे लाइक हे माओ पाए माओ, हाँ, काली बिल्ली उजली बिल्ली, हाँ, जरूरत वो अच्छी बिल्ली है जो चूहे को पकड़ ले, चूहे खा ले, राइट। तो हे माओ पाओ मैं चूटिंग और चिका टुआटू लाओसू, उनका एक तंग शॉपिंग गाना था। भाई सब कुछ ठीक है, काली बिल्ली उजली बिल्ली कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा काम करे, हमारे देश को आगे बढ़ाने, वो अच्छी बिल्ली हाँ, है, जो हमारे देश को सफेद आर्थिक तरीके से अगर समृद्ध बनाता है तो सब ठीक है। तो राकेश जी, आप बहुत बार चीन गए और आप चीनी भाषा बोल भी लेते हैं, मेरा ख्याल है मैंडारिन। तो आप जब वहाँ थे, और आज हम ताइवान पर बात कर रहे हैं, ताइवान को लेकर आम चीनी के अंदर क्या जज्बात हैं? वो बात भी करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि उनके पास डिस्प्यूट बहुत सारे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे तो आम जो चीनी नागरिक हैं वो बेसिकली कुछ चीज़ है जो चाइना का कोर इशूज़ है, उस पर अगर आप वहाँ पे जाके बात करते हैं तो वो चीनी बहुत अच्छे नहीं मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो तिब्बत हो गया, ये हो गया, ताइवान इशूज़, और 2-4 चीज़ें पार्टी के उसके बात कर रहे हैं तो लोग कम इस पे बात करते हैं। अच्छा। और जब बात करते भी हैं तो बोलते हैं वो तो हमारा भाई है, चाहे हमारा है एक दिन, तो उस तरह से करते हैं लोग। तो ऐसा कोई आप चाहें कि कोई चीनी से कि बहुत इसके बारे में विस्तार से खुलकर बात हो जाए, खुल के बात कर सके, वो होती नहीं है। सच्चाई यही कि होती नहीं। और वो भी कहते हैं कि हमारे ये मामले हैं, जैसे कि आप उस पर बात कर रहे हैं, तो कुछ तरह से उनकी काफ़ी इसको। तो कभी आपके पास तो पढ़ाई लिखाई का लंबा चौड़ा क्षेत्र है, कभी आपका ताइवान की तरफ जाना हुआ? हाँ, मैं गया, ताइवान भी गया। मैं अभी 2019 में मैं ताइवान गया और मैं जाके वहाँ पे हमने टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी करी। तो अच्छा, मैं गया। तो कुछ ताइवान के बारे में बताइए। ताइवान एक बहुत सुंदर जगह है और लोग उसका नाम तो है ही फार्मोसा, राइट, पुर्तगीज ने रखा था, सुंदर द्वीप उसका अर्थ हुआ, और काफ़ी सुंदर है। और आप अगर आप देखेंगे उसके जो व्यंजन है, लोग काफ़ी बहुत मतलब अपने भारत को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो अच्छा है, मतलब वहाँ पे चीन से कितना मिलता जुलता है फिर? चीन से कितना मिलता जुलता है, अगर चेहरे से बात करें तो सारे एक ही लगते हैं। नहीं, खाने पीने में, भाषा में, संस्कृति में, मतलब क्योंकि चीन का दावा है कि भाई वो तो हमारा हिस्सा है, और ताइवान में भी बहुत बड़ी एक संख्या रही है जिसका ये कहना है कि हम चीन से बहुत चीज़ें शेयर करते हैं। इनफैक्ट चाइनीज़ हान जो जाति है उसके बहुत सारे लोग ताइवान में थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2019 में आप गए, चीन और ताइवान क्या चीज़ें शेयर करते हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं? देखिए, अगर संस्कृति रूप से देखते हैं तो सब एक ही हैं। मतलब उनकी भाषा भी आप देखें तो आप अगर देखेंगे तो चीन और ताइवान में, चीन जो मूल निवासी जो उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो बाद में 1949 के बाद वहाँ पे जाके बसे, उसके बाद वहाँ पे तो देखें कि संस्कृति रूप से मुझे बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं लगता है। हाँ, अगर आप पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक रूप में देखें तो हाँ है। ताइवानी जगह आप जो ताइवान के लोग थे वो अपने चीन को बेसिकली चीन के लोगों को पसंद करते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो उनकी जो पार्टी है उससे उनके अपने रिजर्वेशंस हैं। और हाँ, अदरवाइज आप खाने में देखें, बोलने में, और जो फेस्टिवल मनाते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं, सब तो एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। और लोग आपस में कुछ जो सगे संबंधी जो चीन में भी हैं, लोग आना जाना जाते हैं, अगर इस तरह से देखा जाए तो मिलना चाहते हैं। मतलब ऐसा है कि भारत पाकिस्तान जैसा मसला हो गया है फिर, कि लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करते भी हैं, लेकिन एक दूसरे की एस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं। देखिए, अगर आप इसको जो ताइवान और इसकी चीन की तुलना हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको देखिए कैसे कि देखिए, एक तो दो आज़ाद देश है, तो इसमें तो किसी को ये नहीं है कि किसी को शक नहीं। पाकिस्तान की भारत और पाकिस्तान दोनों आप 1947 उनको बहुत क्लियर है, ठीक है, वो तो साफ है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं सकते। बाकी कुछ टेरिटरीज में डिफरेंसेस है, वो तो अलग बात है। यहाँ के जो चाइना ताइवान में अगर आप देखेंगे तो एक सर्वे है, इसमें 58% जो लोग हैं वो ना आज़ाद होना चाहते हैं, और ना हम जो जैसा स्थिति है वैसा था स्टेटस को रखना ताइवान में। जी हाँ, तो दो अलग अलग चीज़ें आप इसकी बात करते हैं।
मैं चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जी। सो दैट जो लोग इस मुद्दे को नहीं समझते बारीकी से उनके भी ठीक से समझ में आए। ये डिस्प्यूट क्या है? चाइना ताइवान को अपना हिस्सा कहता है। ताइवान में आप खुद कह रहे हैं बहुत सारे लोग स्टेटस को चाहते हैं, कुछ चाहते हैं हम आज़ाद हों, कुछ चाहते हैं और कुछ कह रहे हैं हम तो आज़ाद हैं ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहानी क्या है? देखिए, अगर आप इसको देखेंगे कि 1894 जब 1895 जो चीन और जापान का युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि छिंग गवर्नमेंट जो था, जो छिंग साम्राज्य डायनेस्टी जो थी, छिंग डायनेस्टी राजवंश था, हाँ राजवंश था, उन्होंने वो हार गए और उसके बाद जो करीब 200 सालों से चीन पर राज कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वो हार गए। वो मैंने चीन हार गया, चीन हार गया, जापान से हार गया। जापान से हार गया। उन्होंने फिर ताइवान को उसको जापान को दे नहीं दिया। तो उससे पहले, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जो चिंग डायनेस्टी थी उसने 200 साल ताइवान पर राज किया, समझ में आता है, लेकिन क्या ताइवान उससे पहले चीन का हिस्सा था या उससे पहले अलग था? उससे पहले अलग था, अलग था। हाँ, उसके बाद में इन्होंने ये, आप अगर देखें तो हम 1683 में छिंग गवर्नमेंट, छिंग साम्राज्य ने इसको मिंग से, हाँ, मिंग वहाँ के लोगों को हराकर और अपना आधिपत्य जमाया, मतलब उसके बाद। सो आप देखेंगे 1683 से उसके बाद आप 1894 तक, हाँ, 1683 से 1894 तक ये ताइवान चीन का ही हिस्सा रहा बेसिकली। ताइवान छिंग साम्राज्य का, चीन उस समय चीन एक आप देखेंगे तो इम्पेरियलिस्ट वो था, मतलब वहाँ पे राजशाही था वहाँ पे। सो 1894 में छिंग जो चाइना था, जो छिंग जापान से हारा, तो 1894-1895 की जो लड़ाई युद्ध हुई, उसके बाद उन्होंने ताइवान को वापस कर दिया। और तो आप देखेंगे छिंग के पहले मिंग, उससे और भी पहले काफ़ी लोग उस जगह पे आप देखेंगे तो उसमें एक्चुअली वो क्या था, मतलब लोगों का देखेंगे तो एक छोटा सा टापू था, द्वीप था, लोग जाते थे वहाँ पे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नज़र में, मैंने उनको बहुत ज़्यादा नज़र में नहीं था। लेकिन आप स्ट्रेटजिकली देखेंगे अगर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर जापान है, तो इसलिए भी जापान को इस पे काफ़ी नज़र गया कि भाई ये हो जाने से हमारा बहुत तरह का, और उन्होंने शासन भी किया। सो आप अगर देखेंगे कि जापान ने काफ़ी लंबे तक शासन किया। 1895 के बाद वो जापान के पास चला गया, करीब 50 साल रहा। बिल्कुल। फिर आप देखेंगे 1945 में जब जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध हारा, उसके बाद फिर चीन को वापस मिल गया और उसके बाद क्योंकि इनके बीच में डील हुई एलाइड पावर की, भाई जब हम जीत जाएंगे तो आपको आपके हिस्से लौटवा देंगे, और मैं कि ताइवान भी था। बिल्कुल। फिर वहां गया। तो क्या केवल इस कारण चीन का दावा है क्योंकि कभी वहां पर मिंग या किंग डायनेस्टी ने रूल किया, तो ये मानते हैं इसलिए ताइवान? नहीं, तो मिंग डायनेस्टी भी तो चीन का ही हिस्सा था। हाँ, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, हाँ, कि बस इतना इतिहास है इनके दावे का। और ताइवान किस हिसाब से कहता है कि हम अलग हैं? उनके क्या तर्क है? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि आप जब देखेंगे कि 1949 में जब ये कोमिंदांग जो चियांग काई शेक के लीडरशिप में था, जो बेसिकली वो जनरल थे आर्मी, तो क्या हुआ जब ये हारे तो हार के ये चले गए, ये भाग के चले गए कहाँ? ताइवान। तो अपने 8000 सेनाओं को लेके, चूँकि ये खुद ही एक पूरे मिलिट्री वो चली गई ताइवान, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे जाने के बाद जो मूल निवासी को काफ़ी शोषण हुआ। आप देखेंगे मार्शल लॉ हुआ, काफ़ी लोग मरे। और अभी भी आप ताइवान में जाएंगे तो एक 30 या कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उस समय क्या था कि लोग जाते हैं और अपने वहाँ के मूल निवासियों से माफ़ी मांगते हैं कि जगह जाके, कि जब उनके जो काफ़ी वध किया गया था उनको उस जगह को, तो अभी भी ताइवानी जाके वहाँ पे उस चीज़ को याद करते हैं और और वो करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ताइवान चाइना के लिए तो क्योंकि पार्ट मानता है और रहा भी है उस तरह का। लेकिन अभी का जो समय है कि ये जो है क्योंकि खुद में भी समृद्ध हो गए हैं और इनकी एक खुद में भी एक आज़ादी है। और उस समय चियांग काई शेक ने चूँकि वहाँ पे गए तो उन्हें ये था, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी भी ताइवान ने ROC नहीं हटाया।
अगर आपको आज़ादी चाहिए, स्वतंत्र एक देश चाहिए, तो आप ताइवान लिखिए। वो खुद को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो जो चियांग काई शेक कहते थे बिल्कुल कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं। नहीं, तो ये तो चियांग काई शेक नहीं, चियांग काई शेक से पहले आप देखेंगे जब सिन्हाई कमिंग जो हुआ, जो इसको सिन्हाई कमिंग, जब छिंग साम्राज्य को तख्ता पलट हुई और उसके बाद ये सुन यात सेन, जिसको सुन टूंग सान कहते हैं, उनके अध्यक्षता में एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, रिपब्लिक ऑफ चाइना जी, आरओसी जिसको बोलते हैं, आरओसी बोलते हैं। उसके बाद काफ़ी शासन भी चला उनकी, और आप देखेंगे बीच में 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी आई। कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद आप जब देखेंगे कि उस समय 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के आने का कोई मार्क्सिज्म जिसकी बात करते हो आने कोई तर्क नहीं था, क्योंकि जो आप मार्क्सिज्म की बात करते हैं, जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, वो सब तो आधुनिक विकसित देशों के लिए था, जहाँ पे वो कारखाने थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। चीन में तो था नहीं कुछ। तो देखिए चाइना की जो पॉलिटिक्स अगर आप समझेंगे इनकी, तो आप देखेंगे कि माओ ज़ेडुंग ने बहुत तरीके से जो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पास वर्कर नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्टिव फोर्स हैं, किसान भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन है। हम उनकी हितों की बात करेंगे और हम सबकी जो लाएंगे, जो समाजवाद और ये सब हम लेके आएंगे। तो क्या किया कि उन्होंने कि जो मजदूर और किसान की एक एकता बने, एक पार्टी बनाई 1921 में, जो बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी, कह रही, हाँ, जो चाइना बनी। अब क्या हो रहा है कि एक ऐसा समय हुआ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिंगतांग, जो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको बोलते हैं, चियांग काई शेक और युएन शीखाई के टाइम से, कि दोनों ने मिलके एक कुछ पल तक, मतलब कुछ अवधि में दोनों मिलके जापान का विरोध किए। बेसिकली जापान आके और यहाँ पे कॉलोनाइज किया, परेशान किया, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। एक चीज़ आप जरूर आप ध्यान देंगे कि चीन कभी भी गुलाम एक देश का नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ। जब भी बात करेंगे तो चीन बोलता है कि वी गेट लिबरेटेड। इसलिए आप उनकी जो चीन की जो सैनिक है उसको भी देखेंगे, PLA बोला जाता है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो नेशनल आर्मी नहीं है, जो राष्ट्र की आर्मी नहीं, एक पार्टी की है। सोचिए, और अभी भी जो जो सेना का जो अध्यक्षता करता है, वो चीन का सबसे ज़्यादा जो ताकतवर इंसान माना जाता है। और आज के समय में आप देखेंगे जो हमारे शी जिनपिंग हैं, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, खुद में एक बहुत बड़ा। और दूसरी बात है कि आप CMC हैं, मतलब जिसको चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन, जो PLA का जो अध्यक्ष बोलते हैं, वो हैं, वो भी तो बहुत एक साथ ही हैं। अगर पहले देखेंगे तो तंग शाओपिंग और चियांग ज़ेमिन के टाइम में जो लीडरशिप चेंज हुई थी, उसमें भी चियांग ज़ेमिन को बहुत दिनों के बाद तंग शाओपिंग ने इसको CMC का जो बनाया। तो कोई भी वहाँ का जो लीडर है, जिसके बाद उसके पास ये 3 बड़े पद एक साथ नहीं रहे। हाँ, एक साथ नहीं रहे, और इसके लेने के लिए हर कोई वो रहता है, ललायत क्या आप जिस शब्द का प्रयोग करें, बट वो हर कोई चाहते हैं कि उसका, क्योंकि उससे ही उनका पावर है। हुचिनताओ को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी चियांग ज़ेमिन से पावर लेने के लिए, लेकिन शी जिनपिंग ऐसा जो व्यक्ति हैं जो उनको एक साथ सब चीज़ मिल गया। तो उनका जोर वन चाइना पॉलिसी पर बहुत है। वन चाइना पॉलिसी वो इस हद तक लागू करना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी या देश जो चीन के साथ व्यापार करना चाहता है, वो उसको साइन करना पड़ता है कि भाई वो वन चाइना पॉलिसी मानेगा। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना में आप देखें तो उनके जितने सारे जो पुराने जो पार्ट हैं, मतलब उनके जैसे अब ताइवान हो गए, अब तो हांगकांग भी देखिए, हांगकांग भी 97 में वापस आया 100 साल के बाद। उसके बाद जितने मतलब जो उनके जो इवन तिब्बत की बात करते हैं, सब बोलते हैं कि नहीं, ये सब चाइना का अपना अभिन्न अंग है, जिसमें बहुत विवाद है। अन्य लोग जैसे कि जो तिब्बत के हैं, जो तिब्बतन लोग हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम उनके पार्ट नहीं, हम तो खुद में ही आज़ाद थे, ये तो बाद में चीन आके हम पे अटैक किया। सो अगर आप देखेंगे कि अगर ऐसी बात करें कि हम अपनी जो बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो हम कभी चीन हमारा कभी नेबर था ही नहीं। अगर आप तिब्बत साम्राज्य की जो बात करते हैं, अगर वो अलग देश है तो चीन हमारा कोई नेबर, तो हमारा कोई नेबर नहीं, हमारी सीमाएं नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये सब सारी चीज़ों को, और चीन का कहना है कि हमारे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं लोगों ने हड़प लिए हैं, वो सब मिला के वो कह रहा है कि ये हम वन चाइना पॉलिसी पे भी ये करते हैं।
उसका ये कहना है कि हमारे ये जो जिनको हम सो कॉल्ड विवादित कह रहे हैं, मतलब हाँ, वो सब कहता है ये हमारा। सो कॉल्ड विवादित है, ये कोई विवादित नहीं है, आप मानिए कि ये सब चीन का सब हिस्सा चीन है का है, बिल्कुल। और तब हमसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत सपोर्ट करता है ताइवान का। स्ट्रेट ऑफ ताइवान में उसने अपने जहाज़ लगा रखे थे। अभी भी जो सबसे पहले थ्रेट आया तो अमेरिका ने ही बयानबाजी की, लेकिन अमेरिका भी देखने में तो ये लगता है कि वन चाइना पॉलिसी मानता है, और यहाँ तक कि बहुत सारे देश हैं जो ताइवान का वैसे समर्थन करते दिखते हैं, लेकिन उस तरह का एक्टिव समर्थन नहीं है। इसका क्या कारण है? खुलकर ताइवान का समर्थन ना करने की क्या वजह है? देखिए, अगर आप देखें कि जो विदेश नीति होती है, अगर हर विदेश नीति को आप देखेंगे तो हर लोग अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो देखते हैं। और अगर आप देखें तो ताइवान का जो लोकेशन है वो इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ से बहुत सारी जो समुद्री जहाज़ें, व्यापार, सारी चीज़ जो जाती हैं वहाँ से, अगर वो चाइना के अधीन अगर वो आ जाता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें और लोगों को सामना करना पड़ेगा। इससे आप देखें कि 4 दिन की जो, और अभी भी चल रही है शायद, कि उनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुई हैं उसके चलते सारे जो कंसाइनमेंट्स हैं, जितने सारे शिप, सब कुछ बंद हो गया। तो सोचिए वो कितना महत्वपूर्ण है वो उस जगह। साउथ चाइना सी और ताइवान जो स्ट्रेट है, जहाँ ताइवान स्ट्रेट है, हाँ, जो ताइवान स्ट्रेट कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर ये देश अगर इसको मूल रूप से अगर सपोर्ट नहीं करते तो इनकी सारी जो अपनी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और सारे इंटरेस्ट बहुत बाधा पड़ सकती है। इसलिए भी चीन और आप जितने सारे जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनको भी एक खतरा सा बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि पता हर देश चाहता है कि भाई इनका हर चीज़ आराम से चले, फ्री नेविगेशन हो, है कि नहीं, फ्री वाटर, उसमें किसी का, इसलिए भी उनको अपना एक इंटरेस्ट। और दूसरी बात है, ताइवान खुद में भी एक काफ़ी, चूँकि जापान ने भी काफ़ी उन पे जो शासन किया था उसके दौरान कल्चरली भी वो जापान के बहुत करीब है। हाँ, अब पहले था, था, अब भले ही ना रहा तो हो। जैसे कि अभी भी जो अगर आप जो वृद्ध लोग हैं अभी वो जापानीज और चाइनीज दोनों बोलते हैं। जापानीज अच्छा बोलते हैं, चाइनीज ने वो बेसिकली उनका एक अपना ही एक जो डायलेक्ट है ताइवानीज का, मीनानवा जिसको बोलते हैं, वो करते हैं, वो बोलते हैं। सो ताइवानीज मीनान, क्योंकि आप फुचेन प्रोविंस में भी वही बोला जाता है मीनानवा, और यहाँ पे भी ताइवान में बोला जाता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं, तो जापानीज बोलते हैं। बाद में जो जिसको आप नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं या मैंड्रिन बोलते हैं, ये तो बाद की चीज़ है जो लोगों ने जो उसको ये किया। तो हर तरह से आप देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चाइना कंटेंट करने के लिए अगर आप बात करते हैं तो ताइवान को बेसिकली अगर आपको राज करना है तो ताइवान को सपोर्ट करना हो, इसके थ्रू आप इसको स्ट्रेटेजिकली आप ये अगर आपको चाइना को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में रखना है तो ये जरूरी है कि ताइवान और अपने आप को सुरक्षित रखना है। हाँ, अपने आप भी सुरक्षित रहे। सुरक्षित कि आर्थिक रूप से भी अगर रखना है तो आपको सपोर्ट करना। नहीं, जापान ने वहाँ 50 साल के करीब राज किया। क्या जापान कोई ऐसा दावा नहीं करता कि ताइवान हमारा हिस्सा है या ताइवान को हमारे पास होना चाहिए? नहीं, देखिए तो बहुत क्लियर, आप अगर देखेंगे तो ये जो चीन गवर्नमेंट से संधि हुई थी कि भाई कि आप उसको दिया 1895 में, जो सिनोस्की की जो ट्रीटी हुई थी, जो पैक्ट हुई, तो उसके मद से गया था। ठीक है, अगर इस अगर दलील से अगर आप बात करते हैं तो फिर इंग्लैंड को भी हांगकांग को वो अपना दावा बोलना चाहिए कि भाई मैंने इतने साल का 99 साल की लीज पे दिया, तो कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम नहीं देखेंगे। लेकिन सर 1992 में एक संधि हुई जी, जो ताइवान चीन के बीच हुई, उसमें तो ताइवान ने कह ही दिया था कि हम आज़ाद होने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज की सरकारें तो खुलकर कह रही हैं कि हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। तो कौन नहीं मान रहा है? चीन पीछे हट रहा है जो उसने कहा कभी, या ताइवान पीछे हट रहा है? इसमें तो ताइवान ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। नहीं, आप देखिए उन्होंने 1 कंट्री 2 सिस्टम की बात करी थी। हाँ, जब 92 की बात करते हैं, बाद में चीन जब ये देखा कि भाई, ताइवान ने भी देखा कि ये क्या है बेसिकली, अब इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। देखा जो उस समय बातें हुई वो क्या हुई, लेकिन आज की जो DPP हैं, जो इसको अपने चाइंग-वन है, इनकी सरकार चाहती है कि भाई हम आज़ाद हैं, हम आपके उस पे नहीं है, मतलब सो क्या हुआ उस समय, उसको 2 अलग-अलग आप इंटरप्रेट करते हैं। नहीं तो क्या ऐसा चलता है कि एक सरकार जो है वो कोई और डील कर ले और फिर जब वो बदल जाए, कोई और सरकार आ जाए तो वो पिछली वाली डील को ना माने? ताइवान के मामले में तो दिखता है। नहीं, इस तरह का चीज़ आप देखेंगे कि, लेकिन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट अगर हमला हो रहा है और आपको लग रहा है कि खतरा महसूस हो रहा है, तो उस केस पे तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना। तो डील तोड़ी जा सकती है।
तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोई भी विदेश नीति है, कोई विदेश नीति अपने सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट में होती है। तो चाइना हमला क्यों नहीं कर देता? वो यही कहे कि 1992 की डील का उल्लंघन कर रहा है ताइवान और इसलिए हम हमला कर देते हैं। देखिए इतना आसान नहीं है। जब मैंने अभी कहा था ना कि आप जो ताइवान है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर आप अटैक नहीं बने। अगर आप देखिए, अगर इतना ही अगर चीन को ये अगर क्या कहा जाए उसको, इसको किस शब्दों में बोला जाए, पर अटैक करने का होता तो कर सकता था, लेकिन किया नहीं। आप चारों तरफ से उसको घेर लिए, उसके एडीजे में भी आ गए, उसके बाद भी आप अटैक नहीं किए। तो इससे क्या दर्शाता है? अभी तो चीन ये कहता है कि हम तो इसलिए अटैक नहीं करते हैं, अटैक करें किस पे, ये तो हमारे प्रदेश है। देखिए इतना आसान नहीं, बोलने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आप अभी देखिए, रिसेंटली चीन ने कहा कि भाई नैन्सी पेलोसी जो रास्ते आना था नहीं आई, वो पीछे से आ गई, तो मतलब कि वो डर गई चीन से। देखिए इस सब चीज़ की जो बातें करेंगे ना, हवा में जो बातें करेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जब जमीनी हकीकत से देखेंगे तो इतना आसान नहीं। अच्छा, इससे पहले ले जाता हूँ। अभी तो मान लेते हैं कि चाइना के पास परमाणु बम है, अमेरिका के पास भी है, भारत भी है, जापान मजबूत हो चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया भी हथियार खरीद रहा है। लेकिन यदि मैं आपको और पहले ले जाऊँ, जब चियांग काई शेक भाग कर चाइना मेनलैंड से और वहाँ शरण पाते हैं ताइवान में, हाँ जी, तब चाइना के पास पूरा मौका था, माओ त्से-तुंग के पास पूरा मौका था कि वो हमला कर देते, तो भी क्यों हमला नहीं किया? 25-30 साल बाद तो खैर फिर संबंध अच्छे हो ही गए, निक्सन वहाँ चले गए और सब दोस्ती यारी हो गई चाइना की और अमेरिका की। लेकिन इस बीच तो 25-30 साल थे, तब चाइना ने हमला क्यों नहीं कर दिया, जैसे अब वो कहता है कि हमारा अभिन्न अंग है उस पर? देखिए अगर माओ त्से-तुंग की बात या जब 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ, आप उसको आज़ाद तो उसको लिबरेट हुआ, उसको लिबरेट कहते हो तो खुद को, हाँ, तो लिबरेट हुआ बेसिकली। तो क्योंकि उनकी कोई विदेशी तो थे नहीं, मतलब वो तो उनकी एक पार्टी दूसरे पार्टी से सिविल वॉर था। हाँ। सिविल वॉर में तो गुलाम की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, एक तरफ नेशनलिस्ट थे, एक तरफ कम्युनिस्ट थे। हाँ, तो आप उस समय देखिए कि चीन की जो स्थिति थी, माओ त्से-तुंग ने कहा था कि हमारे पास है क्या खोने के लिए, हमें क्या मिला, हाँ, हमें विरासत में क्या मिला? लकड़ी, जिससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, या तो हम चेयर बनाए, कुर्सी बनाए, मतलब कि जो स्थिति थी, खाएं क्या, मतलब ऐसी स्थिति थी जहाँ पे माओ त्से-तुंग ने सोचा कि पहले तो हम खुद तो पेट भर लें। देखिए जब आपका पेट भरा होता है तभी आप बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं, या तो अच्छा चीज़ सोच सकते हैं या तो खराब बुरे चीज़ सोच सकते हैं, मैंने जो भी हो, या आपका हो सकता है कि आपका ईगो काम करता है। लेकिन जब आपका जो खुद में ही आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब है, चूँकि आप देखेंगे कि चाइना का हर सामग्री में, जब 1949 के पहले आप 1840 से देखें, 1840 से जब याफेन ओपियम वार हुआ था, इसको हम याफेन चांगजंग बोलते हैं, तो उसके बाद एक चाइना में इस तरह की, जो हमारे हिंदुस्तान में थी कि भाई हर चीज़ विदेश से आता था, ठीक है, और चीन में भी देखेंगे उस समय की जो स्थिति कि हर इवन माचिस जो होता है जिसे हम आग जलाते हैं, माचिस उसमें भी यांग शब्द होता था। अच्छा। यांग मीन्स कि विदेशी, फॉरेनर। सो अब देखिए वहाँ से माचिस की तिल्ली, जैसे हमारे यहाँ नमक भी बाहर से लाया जाता था, इंग्लैंड से आता था, उसकी स्थिति उसी थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो, और चूंकि कोई थ्रेट भी नहीं था, ऐसा नहीं है कि ताइवान उस समय चियांग काई शेक इसको अटैक, हाँ चियांग काई शेक के मन में जरूर था, कहते तो रहते ही थे वो, हाँ उनके मन में तो जरूर था कि हम वापस लेंगे, मेन लैंड पर वापस जाएंगे, हाँ, हम वापस ले लेंगे, बिल्कुल हम तो भी कभी इन्होंने हिम्मत नहीं की। तो क्योंकि दोनों की स्थिति वही चल रही थी ना, आप देखेंगे तो। और आप देखिए कि माओ का जन्म 1893 से 76 में हुआ, ठीक है, मैंने मरे, ठीक है, और हमारे ये जो हमारे चियांग काई शेक 1887 से 1975, बस एक साल पहले ही, माओ से एक साल पहले ही चले गए। बिल्कुल। तो दोनों, और आप एक और गौर करेंगे कि दोनों के जो मृत्यु हुई एक ऐसी अवस्था में हुई जहाँ पे चीन में भी ये क्रांति, संस्कृति क्रांति थी, उस खत्म होने के बाद इनकी मृत्यु, और ताइवान में भी ऐसे ही था, 1887 में जो मार्शल लॉ खत्म हुआ उसके बाद ये इनकी भी मृत्यु हुई। तो दोनों का जो मृत्यु हुई और दोनों का जो जन्म का जो घड़ी था, एक पल था, वो काफ़ी सेम है और स्थिति काफ़ी एक जैसी स्थिति लग रही है। अच्छा, अमेरिका ने क्या ऐसा नहीं किया है कि दोनों ही ताकतों के साथ फ्लर्ट किया? मतलब मेरे यहाँ कहने का है चियांग काई शेक और माओ त्से-तुंग के साथ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो पहले अमेरिका ने सपोर्ट किया
chiang kai-shek को, जो चीन के उस वक्त राष्ट्रपति थे। और फिर बीच युद्ध में ही उन्होंने धीरे धीरे माओ त्से तुंग के साथ भी यारी दोस्ती करनी शुरू कर दी। इनफैक्ट वो तो जाने भी वाले थे मिलने, फिर वो मिलने जा नहीं पाए, वो सब हुआ। तो अमेरिका की हिस्ट्री ताइवान और चाइना के साथ कपटपूर्ण नहीं रही हमेशा। आज भी वो ऐसा ही नहीं कर रहा है, या वाकई अमेरिका दिल से खड़ा है ताइवान के साथ? नहीं, अगर आप देखेंगे तो हमेशा, अगर आप अभी की स्थिति में अगर आप देखें, जो मेरी समझ है कि अगर बहुत मुश्किल है अगर बोला जाए कि आपके हाथ में ताइवान है और आपके पास एक चॉइस है, आप किसको लेंगे, किसको चूज़ करेंगे। तो स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो, क्योंकि चीन और इसमें ट्रेड वार भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी चली हैं, मतलब। और चूँकि अभी रूस भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। जब काल का जो शीत युद्ध था, जो जिसको कोल्ड वार बोलते हैं, उस समय एक चाइना बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट था उसके लिए, यूएस के लिए। तो क्योंकि रूस को कंटेंट करना था, ठीक है। तो लेकिन अब वो स्थिति है नहीं। अब चूंकि एकल जो दिस इज वन पावर है, जो सुपर पावर जिसको कहते हैं, बहुत सारी पावर हो चुकी है। और आज के समय चीन भी बोल रहा है कि भाई हमें भी जगह दो, हमें भी लीडरशिप चाहिए भाई। हम अपने हर तरह से हम ये कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हम तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, अब तो हमें तो जगह दो। लेकिन क्या हो रहा है कि जो सुपर पावर है वो कभी अपना ख़त्म करने नहीं होना देगा, ठीक है। तो इसलिए भी देखा जाए तो अभी के स्ट्रेटजिकली आप देखा जाए तो ताइवान काफ़ी मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कोई किसी से फ्लर्ट नहीं करता। क्योंकि कूटनीति में देखेंगे जिसका जो फ़ायदा है, सबसे पहले अपने देश के फ़ायदा, अपने जो फर्स्ट इंडिविजुअल जो देश की जो हित में, उस पर डिसीजन ये करेगा। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि वो उसने डबल प्ले कर रहा है और क्या कर रहा है, वो तो वो चीज़। लेकिन देखा जाए तो यूएस अपनी चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट को पहले देख रहा है वो, कि यहाँ पे क्या करना है। भारत और ताइवान के बीच क्या संबंध है? क्या कभी यदि चीन ने ताइवान के खिलाफ एग्रेशन दिखाया तो कितने चांस लगते हैं कि भारत जाकर उसका सपोर्ट करेगा ताइवान का? अभी का जो स्थिति है, आप बहुत कहना मुश्किल है कि इंडिया, क्योंकि शुरू से नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब ये कभी किसी से ये पक्ष मैंने ये किया। और आज भी देखेंगे कि हमारे संबंध अच्छे हैं, ताइवान से संबंध अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो दिल्ली में, जो न्यू दिल्ली में और चेन्नई में और कहीं भी, जो उनके हमारे जो थाईपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है, ठीक उसी प्रकार ताइवान में भी हमारे इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है। तो अभी भी हमारा जो भारत है कभी ताइवान के इंडिपेंडेंस को नहीं मान रहा है। अगर मानता तो आप देखते कि इनकी अपनी एम्बेसी होती है, हमारी भी एम्बेसी होती है। तो ये नहीं है। अभी यदि किसी को जाना हो ताइवान तो कैसे जाते हैं? वीज़ा लेते हैं। अभी आप जाएं ताइवान एम्बेसी, पर वहाँ एम्बेसी नहीं है। नहीं, हाँ, वो एम्बेसी नहीं है। हमारी एम्बेसी वहाँ नहीं है ना? कहाँ? ताइवान में हमारी एम्बेसी नहीं है, इंडिया की है। नहीं, कल्चरल सेंटर है, जैसे यहाँ भी कल्चरल सेंटर, मैं कह रहा हूँ कल्चरल सेंटर है, एम्बेसी हमने भी नहीं बनाई। हाँ, तो कल्चरल सेंटर वीज़ा देती है। ताइवान का अपना पासपोर्ट है। आप ताइवान जब जाएंगे, जैसे मैं कोई भी जाएंगे, तो आपको ताइवान कल्चरल सेंटर में जाकर आपको वीज़ा लेना होगा, तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ठीक, इंडिया के लिए भी एक वहाँ पे भी लोग अपना कल्चरल सेंटर है। तो इसको देखा जाए तो फुल फ्लेज्ड एम्बेसी नहीं है, बट वीज़ा कार्यों का और बाकी चीज़ का, बिजनेस सब चीज़ के लिए है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे जो इसको देखते हैं। अभी इंडिया ने ताइवान डे मनाया था, तो क्या कूटनीति की दृष्टि से ऐसे माना जाए कि स्ट्रेटजिकली इंडिया कोई स्टैंड लेने की तरफ जा रहा है ताइवान के मामले में? देखिए, अभी स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो अभी आप हमारी जो चीन और भारत के जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो गलवान में, जो इतने सालों से कभी हुआ नहीं था कि हाँ, छोटी मोटी घटनाएं होती थी भाई, कोई पार कर गया, मतलब, या लोग बोलते हैं हथियार नहीं चलते थे कभी हथियार, एक बार कभी चला था, कभी पहले नहीं, कभी एक गोली चली थी, वो भी गलती से किसी सैनिक ने गोली छोड़ दी थी, बट कभी हुआ नहीं था। तो जो चीन और भारत चीन के जो संबंधों के जो शोध करते हैं या उनको देखते हैं, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, पर ये हमारा पीसफुल है। हमारा जो डिस्टर्ब जो पार्ट है वो पाकिस्तान साइड है, बट हम अभी, लेकिन ये जो गलवान इश्यूज़ के बाद, और लोगों में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भाईचारे जो थे, जो मतलब आप देखेंगे तो 2006 में हम लोगों ने 2006 में
भारत से 100 युवक गए, मतलब यूथ डेलीगेशन गया, मैं भी उसका पार्ट था। अच्छा। तो गया वहाँ से भी, चीन से भी 100 लोग आए, फिर ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे एक क्रम में 500 लोग जाने लगे, आने लगे। तो स्थिति ऐसा हुआ, और फिर हमारे एक्सचेंजेस भी काफ़ी होने लगे, लिटरेरी एक्सचेंज में होने लगे, कॉन्फ्रेंसेस भी, बहुत सारी चीज़ हो रहे थे। तो मैंने लोग में एक अलग ही था कि नहीं, अब हम संबंध ठीक हो जाएगा। और ये आप ऐसे भी देखें तो 1982 में तंग शाओपिंग और राजीव गांधी की मुलाकात हुई हमारे जो, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बाउंड्री इश्यूज तो बहुत, मतलब अब सीमा विवाद तो बहुत लंबा चलेगा। अगर आप देखें तो एक ज़मीन का विवाद 2 भाइयों के बीच में तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है, वो तो 2 देश है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम ये बात पीछे छोड़ दो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और ये हो सकता है कि हमारे जो नई पीढ़ी है हमसे भी समझदार होगी, वो इसको देखेगी। अभी हम आर्थिक रूप से देखें कि हम दोनों एक पड़ोसी हैं और आपस में मिलजुल के आगे बढ़े, और आप देखें कि हमारे संबंध कितने अच्छे हो गए धीरे धीरे। लोग माने अगर आप ट्रेड डिस्प्यूट के बात, अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करते हो तो अलग ही चीज़ है, क्योंकि भाई आपको भी प्रूफ करना होगा कि आप कितने सक्षम है कि नहीं। अगर आपके अपने भी तो हुए, लेकिन धीरे धीरे जो ये गलवान होने के बाद, मैंने 62 का जो, मेरा मानना है कि 62 का जो मेमोरी था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। लेकिन फिर से हम जहाँ से शुरू किए थे, वो पहल जहाँ से दोस्ती की शुरू किए थे, भाईचारे की शुरू किए थे, जब आप नेहरू के समय में कि हिंदी चीनी भाई भाई, वो जो सारे जो चीज़ अब धीरे धीरे फिर से वापस लग रहा है कि वापस हम बैठ के फिर से उसी जगह शुरू कर रहे हैं कि फिर से शुरुआत करनी होगी। पता नहीं कब शुरुआत होगी और क्या होगी। नहीं तो ताइवान डे जो हम मना रहे हैं वो केवल चढ़ा भर रहे हैं क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ, या कोई वाकई कोई ठोस रणनीति है भारत नहीं, की? मैं इसलिए गलवान की जिक्र किया कि इस मध्य में देखेंगे कि ये चीन, और आप अगर देखेंगे तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जब तक सीमा पे अगर विवाद रहेगा तब तक हमारा संबंध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा दिया था कि भाई कि हमारी एक चीज़ है, आप हमारे सीमा पे जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आप भूल जाइए कि हम बाकी कुछ कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि हमारे जो ट्रेड अभी जो वॉल्यूम है काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसके बाद तो और भी बढ़ गए हैं पैंडेमिक। नहीं, वो तो ताइवान चीन का ही बढ़ रहा है। हाँ, तो वो एक अलग ही अमेरिका चीन का ही बढ़ रहा है लेकिन उससे तो कुछ होता है नहीं। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा था कि वो केवल चढ़ाने भर की स्ट्रेटजी हमारी कि हम दलाई लामा का जन्मदिन भी विश करेंगे, हम ताइवान डे भी मनाएंगे, या वाकई भारत अब ऐसे दौर में है कि अब स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ सोचा है सरकार ने? ये मैं कहना काफ़ी मुश्किल है, पर जो स्थिति बन रही है तो हो बने, ये लग रहा है कि सरकार की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी कि आप देखें। लेकिन हाँ, ये अपनी सरकार जो है, सरकार के हमारे जो एमएलए हैं, जो वो कभी वो लगा देते हैं एम्बेसी के सामने, किसी का ताइवान डे का फ़ोटो लगा देते हैं और ये कर देते हैं। बेसिकली एक तरह से और भी एक स्ट्रेटजी भी है कि अगर संबंध नहीं अच्छे रखेंगे तो हमारे पास भी और भी तरीके हैं जिससे हम अपना जो हम सोच सकते हैं। ये क्वाड बना भी, तो क्वाड का कुछ फ़ायदा ताइवान को होगा? हाँ, तभी ताइवान को ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वो ताइवान हिंदुस्तान से, भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा भारत इसमें एक्टिव भी नहीं है अगर आप क्वाड में देखें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखिए, जापान को देखिए, अरे यूएस को देखिए, तो ये चीन से भी इनके संबंध, माने अगर आप देखें तो जापान चीन में जापानीज को एक छोटा सा है ना, शाओरुपन बोलते हैं, तो मैंने बहुत भिन्न नज़र से जो शब्द को बात करते हैं कि छोटा सा है, मतलब लाइक जापान को बहुत मन तरीके से देखते हैं। तो इनकी जो दुश्मनी है, इनकी दुश्मनी, और चूंकि आप देखें मैंने कहा कि 120 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है, बहुत नज़दीक है। तो अगर आप इस पे, और दूसरी बात है कि समय समय पे चीन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ करते रहता है, क्या वो आइलैंड पे जितने में, तो इनके संबंध है। अपना ऑस्ट्रेलिया का देखिए, उनका जो 2 संबंध है, जो कोल और ये सारे चीज़ हो गए, तो ताइवान को हिंदुस्तान से कम, माने भारत से कम, बट 2 से 3 से तो उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आएंगे तो मेरा भी कुछ फ़ायदा करेंगे। और दूसरी बात है, फ़ायदा करेंगे इन सेंस की जब अगर कभी युद्ध होती है तो ये जरूर साथ में देंगे। और नैन्सी पेलोसी का विजिट ने भी ये उन्हें साबित कर दिया, बेसिकली कह दिया कि नहीं भाई, माने हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, अमेरिका क्या दिखाना चाहता था? नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ और आई भी और नहीं भी आई, जैसा कुछ हो गया। तो अमेरिका क्या पोस्चर कर रहा था इस विजिट से? देखिए, चीन ने भी कहा कि भाई तुम आग से मत खेलो, है कि नहीं? अगर आप बात करोगे चीन आग से नहीं खेलो और आप उसको धमकी दे रहे हो। और ठीक उस समय ट्रम्प के टाइम में ट्रम्प ने भी कहा था कि हमने सीरिया पे कितने बम गिराए,
36 बम गिरा दिए। आप देखिए रूस और चीन का नहीं, सीरियस ट्रम्प के टाइम तो ताइवान और व्हाइट हाउस की बात भी हो रही थी, बधाइयों का आदान प्रदान भी होता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी तो कुछ छोड़ा नहीं ना। आप अपने आप को मजबूत दिखाने के चक्कर में आपने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए। अब इसकी इज्जत की बात हो गई। हाँ, बाइडेन की बात कुछ हो करके गई भाई कि दिखाएं। भाई अफगानिस्तान की शर्म है, उसको भी थोड़ा दूर करें अब, हाँ, तो है ना। यूक्रेन वाली शर्म को भी कैसे दूर करें, बिल्कुल, लाओ बिल्कुल। कहीं तो दिखाएं थोड़ा सा अकड़ के। जी, तो ये बात मतलब ये ताइवान को नुकसान नहीं होता इस सब का, ये अकड़ तो अभी इनकी है। अभी तक तो ताइवान को नुकसान नहीं हुआ। अगर आप फायदा होता है ताइवान को फायदा होता है, जरूर होता है फायदा। क्यों नहीं होगा कि उनको खुद में इंटरनेशनलाइज हो जाते हैं, उनके इश्यूज को जो नहीं भी जानते वो भी जान गए। वो भी है कि नहीं। और अभी तो एक सन मिंगस्टर हैं, एक वहाँ के ताइवान के काफ़ी एक रिसर्च फेलो जो भी बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये जो आज जो चाइना ने जितने जो ड्रिल किए और हमें जो बंद किया, उससे ताइवान को बहुत फ़ायदा हुआ। नंबर 1 फ़ायदा क्या हुआ कि भाई उनको पूरे जो नहीं जानता तो भी जान गए इस चीज़ के बारे में। दूसरी बात है कि ताइवान को बहुत दिनों के बाद 95 के बाद फिर समझ में आया कि यार ये स्ट्रेटेजिकली क्या कर सकते हैं। हमें बंद कर देंगे तो हम खुद को अपने उतने रिजर्व कर ले। माने चीन ने अपने जो स्ट्रेटजी बता दी है कि हम अटैक कैसे करेंगे। तो अब इनके पास तो ताइवान को सबसे बड़ी सोच मिल गई कि हम अपने आप को पहले जिस तरह से कर रहे हैं तो हम अपने रिजर्व को ये करें, अपने वेपन्स को बोल रहे हैं कि ठीक है हमारे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी आए, जापान भी आ जाए, सबको ही आ जाए, लेकिन हमें खुद को मजबूत करना होगा। क्या रणनीति है सर इनके पास, कैसे बचेंगे चीन के हमले से? नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं ना कि अपने वेपन्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपने वो तो अभी बहुत कितना भी बढ़ा लें, चीन के महान जो जखीरे हैं उसके सामने ताइवान कुछ नहीं है। बहुत मामूली डिफेंस बजट बढ़ा है अभी उसका बेचारे का। नहीं बढ़ा, ठीक है, लेकिन ये आज के समय में ये होने के बाद नहीं, ये आम लोगों में भी अगर आप देखेंगे कि किसी देश में अगर आप वेपन पे या कुछ भी इस तरह से कम करते हैं तो आम जनता में काफ़ी खलबली होती है। हाँ, भाई कि आप आर्थिक नहीं देख रहे हो, हमारी स्थिति खराब है, वो नहीं देख रहे हो, आप बम खरीद रहे हो। हाँ। लेकिन इस समय क्या हुआ, इस समय लोगों में एक देशभक्ति आ गई। अच्छा। कि नहीं, ये ज़रूरी है। जो ताइवान जो तैयारियां कर रहा था पहले, जो भाई अपना वेपन और सबमरीन बना रहा है, बहुत सारे जो लॉन्चेस कर रहे हैं, बहुत सारे वो काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। क्योंकि एक तो आपने यूक्रेन को देख लिया कि यूक्रेन कैसे बोला कि भाई अगर इनकेस ये नहीं करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि आपके दोस्त यार सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको झेलना आप ही को पड़ेगा, आपको ही फाइट करना पड़ेगा। तो ताइवान को ये समझ में बात आ गई, और ताइवानीज के बीच में भी ये बात आ गई कि नहीं, जो हमारी लीडरशिप कर रही है वो माने कर रही है, हम लोगों के लिए कर रही है। और तीसरी बात आप देखेंगे कि ताइवान में इतने सारे हुए पर ताइवान की जो लाइफ था वो नॉर्मल था, मतलब लोग तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है डेली। कभी चाइना का फाइटर प्लेन अंदर आ जाता है और फिर ताइवान का फाइटर प्लेन उनको भगाते हैं, तो ये चीज़ चलते रहता है। तो उनके लिए आम ताइवानियों के बीच में एक नॉर्मल था, मतलब ठीक है ये तो चल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से देखेंगे तो इनका जो ताइवान का मसल फ्लेक्सिंग था चाइना का बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ताइवान को इस मामले में फ़ायदा हुआ। अच्छा सर, पहले झगड़ा था कम्युनिस्टों में और जो नेशनलिस्ट ताकत थी, है ना, यानी कि चियांग काई शेक और माओ त्से-तुंग में, पहले उनका झगड़ा था। बिल्कुल। फिर साहब चियांग काई शेक भाग कर आ गए ताइवान में। फिर वो यहाँ बैठ के बोलते रहे कि हम एक दिन हमला करके शेष चीन को मिला लेंगे, मतलब हम फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। वो उधर बैठ के भाई साहब कहते रहे कम्युनिस्ट जो थे कि हम इन्हें मिला लेंगे। उसके पहले चिंगमिंग डायनेस्टी आपस में लड़ती थी, तो हारा हुआ राजा वहाँ शरण ले लेता था ताइवान में। मतलब ताइवान तो शरण लेने की बढ़िया जगह बनी हुई है। अभी भी जो झगड़ा है ROC का, कि रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया ताइवान और पब्लिक रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया ये चीन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें की, इसमें असली ताइवान कहाँ है, वो ताइवानी कहाँ हैं जो वहाँ रहते थे, सालों साल से रहते थे, चीन के आने से पहले रहते थे, चीन के आने के बाद भी हैं, वो भले 1-2% हैं, वो तो किसी भी तंत्र में कहीं है ही नहीं। उनके बारे में कोई बात होती है कभी, वहाँ गए ताइवान, ये सब कभी कोई चर्चा करता है? नहीं, उनकी आप देखेंगे उनकी सच बोलिए तो उनकी बातें तो बहुत कम ही होती है, लेकिन उस समय मैंने देखा है कि पर
उनको जो ताइवान की जो गवर्नमेंट है और ताइवान उनको इज्जत करते हैं। और बेसिकली अब देखेंगे तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है बेसिकली। मतलब उनको देखा जाए तो क्योंकि जब भी पहाड़ों में रहते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा आदिवासी हैं। तो लोग जैसे कि आप सनमून लेक जाएंगे वहाँ पे अगर घूमने के लिए, तो लोग वहाँ से एक तालाब सनमून लेक है उससे आदमी स्टीमर से बैठ के वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो रहते हैं थे जो एबोरिजिन्स। तो अभी चूँकि मेरा भी इस पे बहुत कभी इस तरफ नज़र गया नहीं, बट मुझे लगता है कि उनका अभी उनको देखा जाए, उनकी पार्टियां हैं, पॉलिटिक्स में है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर जिस तरह से आप चाइना के देखते हैं तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा बहुत सारे पार्टियां हैं, बिल्कुल बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ताइवान में भी लोग हैं जो मतलब मैं देखता हूँ कि आप अगर चाइना में देखें तो उइगर मुसलमान जो हैं जी कम से कम लोगों को पता तो है कि वो भी हैं। इसी तरह और लोगों का भी पता चलता है, बौद्धों का भी पता चलता है कि अच्छा ऐसी कोई कम्युनिटी है। लेकिन चीन के झगड़े में ये जो ताइवान पीछा चला जा रहा है, वहाँ के असली लोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गंभीर प्रश्न है जो शायद कोई उठाता नहीं, और उनकी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है कि वो उठा सकें। अभी भी वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ भी उनका कोई खास स्टेक नहीं है। बिल्कुल वो बेचारे कह ही नहीं पा रहे हैं कि भाई तुम्हारे आपस के पॉलिटिकल झगड़ों में तुम यहाँ क्यों नरक मचाए हुए हो। नहीं, पर ये जो जितने जो एबोरिजिन्स जिसको बोलते हैं वो काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो अंदर से वो काफ़ी संतुष्ट, मतलब संतुष्ट तो क्योंकि मैं उनके दिल में अंदर नहीं जाकर देखा, बट उनको वो अपनी पुरानी तटस्थ है ऐसा लगता है। हाँ कहीं अपने नेचर में है, अपने उसमें अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। उन्हें अगर उन्हें बहुत ज़्यादा उनको जो पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, उनको चीज़ें मिल रही हैं, उनकी लाइफ अच्छी है तो वो ठीक है। लेकिन ताइवान ठीक ठाक देश है, ताइवान ठीक ठाक है, इकोनॉमिकली हमसे बेटर है। इकोनॉमिकली तो आप ठीक ठाक है, मतलब अच्छा ही है इसको देखा जाए तो। अगर आप कहीं भी वहाँ पे ताइवान में जाएंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हाँ, मैं तो अभी रिसेंटली गया भी था, तो उनका जो नेवी का जो शिप था बेसिकली उनका डॉक पे था। हम लोग सामने मैंने उधर से अपने स्टीमर से क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले हमारा वो शिप है, सबमरीन से टाइप से कुछ बोले। तो हमने बोला कि यार ये ऐसे पब्लिक में, बोलता हम तो कोई दिक्कत नहीं, ताइवान है, आप ठीक है। तो छोटा सा देश है सर, आप कह रहे हैं ठीक ठाक भी कर रहा है ना, एशिया की एक बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बेचता है। तो मेरा अगला प्रश्न यही था कि चीन की कहानी तो हमें मालूम है कि वो कैसे खड़ा हुआ, आपने भी खुद भी जिक्र किया, हमने भी इस पर पहले पॉडकास्ट किए हैं। मैं चाहूँगा जिन्हें मन है वो ज़रूर सुने, हमारे 7वें 8वें एपिसोड इसी पर हैं। भारत की स्टोरी भी लोगों को पता है, यूएस की भी पता है, थोड़ा सा ताइवान के बारे में थोड़ा बताएं। फिर ये इतना विकसित कैसे हो गया, छोटा देश, इतने डिस्प्यूट, इतने कंट्रोवर्सी। देखिए, मैं जब पहला बार मैं ताइवान गया मिलने के लिए, तो हमारे जो मित्र हैं जो कभी भारत आए थे, तो उन्होंने मैं जब गया तो वो काफ़ी खुश हुए कि नहीं है भाई आए हैं तो हम घुमाएंगे अपने से, मतलब चूँकि चीन वो भी यहाँ पे आए थे तो हम काफ़ी अच्छे घर जैसा संबंध था तो हो गया था। तो हम गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया, मतलब लेके घुमाने के लिए, जब अपने ताइवान छोटा सा देश, मतलब आप 1 घंटे में 2 घंटे में तो आप पूरा नॉर्थ साउथ कर सकते हैं। हाँ। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आप उस रोड से जाएंगे तो आप एक तरफ से समुद्र है, दूसरी तरफ से ना बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि ताइवान कैसे विकसित हुआ। अच्छा। उन्होंने बताया कि देखिए, जब हम आए यहाँ हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब मैंने कहा जाता कि ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ था, ना फार्मिंग था, ना कुछ भी था। सच है, सच है। मैं मतलब टोक के बता रहा हूँ, सुबह एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी चियांग काई शेक के साथ आ गए थे ताइवान में, और अब उनका परिवार यहीं रहता था, तो बड़े बुजुर्ग थे। तो वो ये बता रहे थे कि जब हम लोग यहाँ आए, हमने शरण ली चियांग काई शेक के साथ, तो यहाँ जो हम लोग थे या और भी लोग थे, या तो केवल लकड़ी की चप्पल पहनते थे खुद बनाकर, या नंगे पांव घूमते थे। ये उस देश की वाकई आर्थिक हालत थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो आपने जो काफ़ी उस पे मुद्दा पे काफ़ी वो प्रकाश डाला कि जब चियांग काई से गए और वो कुछ नहीं था, मतलब सॉरी ताइवान की जो बात करते हैं, ताइवान में कुछ नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, वो बोले कि उनकी सरकार ने क्या किया कि हमारे पास कुछ तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया। आप देखेंगे कि ताइवान में हर जगह घर मैंने आप देखेंगे इतनी सारी यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी कॉलेज, जहाँ पे मैंने जो बना है कि वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी है उतने स्टूडेंट नहीं है।
अच्छा, इस तरह की मतलब स्थिति है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, आप सोचिए। एजुकेशन हब है वो एक तरह से एशिया बिल्कुल का? बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। हाँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि उन्होंने क्यों कुछ था नहीं, तो उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे, इसलिए आज के समय में देखिए वो काफ़ी, अब अगर आप देखेंगे तो जब 1978 के पहले अगर ताइवान को कौन चाइना को जानता था? हाँ इस बिल्कुल बात में बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। देखेंगे हाँ। तो आज के समय में चीन को अगर जानता भी है तो जानता है कि भाई उनकी सामान बहुत सस्ती है, मतलब वो बाकियों से। देखिए ताइवान कभी भी, ताइवान की जो भी प्रोडक्ट थी, जो हाई चिप्स, तो अभी चिप की तो अभी बात करें, पर उससे पहले जितनी सारी ताइवान की मशीनरीज थी ताइवान से ही आते थे। ताइवान से आते थे। हाँ, आप मैंने देखेंगे खूब, हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, मुझे याद आता है Very 20-25 साल पहले मेड इन ताइवान लिखा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितनी, आप ये जैसे कंबल शॉल जो जो बनते हैं हमारे लुधियाना है पंजाब में, वो सारे जो मशीन्स थे, और बहुत सारे आप इधर देखेंगे जो इसके जो मोल्ड्स होते हैं, बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, अभी भी बहुत सारे मशीन्स वहाँ से आते थे, ताइवान से आते थे। टेक्नोलॉजी में काम किया टेक्नोलॉजी उन्होंने, और एजुकेशन में किया। तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ये हो गए, तो उससे क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करने लगे। बेसिकली इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई टेक्नोलॉजी से। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे फिर उसके बाद आप जब जाएंगे तो उनकी फार्मिंग भी देखिएगा, काफ़ी मतलब ये। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है वो आप देखेंगे कि क्योंकि वो बहुत सारे जो पहाड़ है, बेसिकली वो छोटा सा पहाड़ है, तो पहाड़ के बीच में उन्होंने वो सड़कें बना दी। आप एक साथ अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आपको कम से कम नहीं तो 10-15 आपको टनल्स पार करने होंगे, और इतना तरीके से बनाया हुआ कहना नहीं है। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, मतलब बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम किया, बिल्कुल, जिस पर चीन ने बाद में किया। हाँ। तो ये देखिए कि धीरे धीरे, और दूसरी बात इन्वेस्टमेंट भी जब देखेंगे, ताइवान की इन्वेस्टमेंट चीन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब चीन, इनफैक्ट 1992 की जो डील पर हम अभी बोल रहे थे, उसके बाद का मैं ग्राफ पढ़ रहा था जी, वो अचानक से एकदम स्काई रॉकेट हो गया, बढ़िया हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी थी। अगर आप देखें तो चीन में, चीन की जब चीन में भी इस तरह का डिबेट चलता था, स्कूल बुक्स में अगर आप देखेंगे, अगर चीनी में अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बात करते हैं कि एक्सपोर्ट, जैसे चीन मैन्युफैक्चरिंग था, तो जैसे यूएस ने मान लीजिए कोई लेवाइस या कुछ भी वहाँ प्रोड्यूस किया, या ताइवान ने कोई प्रोड्यूस किया, तो चीन को उस समय क्या मिलता था? चीन को बेसिकली 5 रुपया 10 रुपया जो भी मिलता था, मेहनत आ रहा था, मजदूरी था। ठीक है, बाद में चीन ने सोचा कि हम तो, हमारा फ़ायदा है नहीं, हमारे 5 रुपया हमारी मेहनत और बाकी लोग उतने कमा रहे हैं। तब उन्होंने, चीन ने भी अंदर से अपना एक इन्वेंशंस, जो रिसर्च एंड इनोवेशन शुरू किए, वो चीज़ होती है। तो चीन का भी अपने प्रोडक्ट्स चीज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जितने चीन के जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ये सारे बाहर के जो पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आए थे और लोगों ने उससे किया है उन्होंने। तो देखा के बाद, हाँ, बिल्कुल। तो ये देखा जाए कि ताइवान को अगर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात करते हैं तो लोग पहले चीन को नहीं, ताइवान को जानते थे। ओके, मतलब ताइवान ने वो काम पहले किए बहुत, हाँ, क्योंकि चीन ने बाद में किए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब चियांग काई शेक बेसिकली उस गुट का हिस्सा थे जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की वीटो पावर वाले 5 देशों में भी थे, बिल्कुल। चीन था, और उसमें जाहिर है चियांग काई शेक थे। जब चियांग काई शेक हार गए सिविल वॉर में और ताइवान आ गए, तो बहुत कोशिश ये होती रही कि ताइवान को हम वो 5वां देश बना लेते हैं, जो असली चीन है उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब कम्युनिस्टों का शासन था। क्या चियांग काई शेक और तत्कालीन शासक जो भी चियांग काई शेक के बाद भी हुए, इस मामले में थोड़ा कमज़ोर रहे कि वो इतने सपोर्ट के बावजूद भी, और आप कह रहे हैं कितना रेवोल्यूशन आया वहाँ पर, इस सब के बावजूद भी वो अपने देश को मान्यता नहीं दिला सके? 2-4 देश हैं दुनिया के जो ताइवान को कंसिडर करते हैं, ऐसे 10, और मान्यता कोई देता नहीं है। तो क्या वहाँ की लीडरशिप भी कमज़ोर रही चीन के मुकाबले? देखिए, अगर आप 2 की बात करते हैं तो लीडरशिप क्या, बट एक स्थिति भी देखा जाए उस चीज़ को, मैंने अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में देखिए तो ताइवान कहीं नहीं है, चीन हमेशा मार्केट रहा है। तो इसलिए और चूंकि और बीच पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो इसमें आप पॉलिटिकल लीडरशिप, आपको स्ट्रेंथ के लिए भी तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना, बार्गेन करने के लिए। बिल्कुल, आपके पास बार्गेन के लिए कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अमेरिका का जो मेन जो मुद्दा था उनका, इस ताइवान से हट के उधर रूस पे चला गया। तो रूस को, ऐसे तो इजराइल भी 1948 में बना। हाँ जी, इजराइल ने तो अपना काम करा लिया अमेरिका से, इस तरह से तो ये नहीं करा सके।
इसराइल ने तो मान्यता ले ली और ट्रम्प के टाइम पर जेरूशलम में एम्बेसी भी आ गई, उधर से इधर आ गई तेल अवीव से। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि ताइवान की लीडरशिप उस तरह से नहीं कर पाई? जो आप कह रहे हो वो तो है ही एक बड़ा कारण कि आपके पास होना भी तो चाहिए, कोई बड़ी जनसंख्या हो या आप बड़े एक्सपोर्टर हों किसी चीज़ के। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली वो जहाँ बैठे हैं और उनके चक्कर में स्ट्रेट ऑफ ताइवान में अमेरिका ने अपने जहाज तक भेजे लड़ने के लिए, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एक टाइम पर, आज तो भले ही कम हो गए हों। तो उस टाइम कभी कोई बार्गेन नहीं किया इस तरह कि भाई हमें अब मान्यता दे दो, आज कितने काम आती हो मान्यता? नहीं, बट आरओसी तो पार्ट था ही ना उसका। 1971 में फिर 1971 में ताइवान को एक्सपेल करके इनको ये किया गया। तो उससे पहले तो चियांग काई शेक और रश और अमेरिका का, चियांग काई शेक को बहुत पसंद करता था अमेरिका, उन्होंने परमानेंट मेंबरशिप भी दिए। वो तो बाद में 1971 के बाद ही मैंने पूछा कि क्या चियांग काई शेक के जो उत्तराधिकारी आए वो कमज़ोर थे? ये तो हाँ, इस मामले में अगर आप कमज़ोर और इसकी तो, चूंकि मैं यही कहा कि आपके पास बार्गेनिंग पावर भी तो होनी चाहिए जो आपके पास नहीं थे, इसलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा उसको आप कैसे उसको परोसते हैं वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। राइट। अच्छा सर, जब मैंने हमारे यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप है और वहाँ मैंने बताया, पढ़ाकू पार्टी नाम है उसका, कि आप आने वाले हैं तो कुछ सवाल मंगाए लोगों से जी, जिनकी इस मुद्दे में रुचि है, तो मैं 2-4 सवाल उनके लेना चाहूँगा, नहीं तो वो मेल करके मुझे डांटेंगे। मुंबई से आरती सिंह है, उन्होंने पूछा है कि चीन इतना विस्तारवाद की नीति क्यों अख्तियार करता है? क्या उसे अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं लगती? देखिए, अपने अगर आरती जी का सवाल बहुत अच्छा है, मतलब, बट ये थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से इस चीज़ को देख रही हैं। लेकिन आप अगर किसी देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, वहाँ के लोगों की बात करते हैं, तो हर कोई चाहता है कि हम समृद्ध हों, हम पावरफुल हों, हम शक्तिशाली हों, है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं कि आप शक्तिशाली होने के लिए आप आसपास से अगर ये करते हैं, मतलब, तो आपकी शक्ति तो, अगर ऐसे देखा जाए, अगर सीधे सवाल करते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशन की बात करते हैं, तो भारत और चीन के संबंध की बात करते हैं, तो चीन सच्चाई से भारत को कभी अपने बराबर समझता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं समझता। बिल्कुल, वो तो चीन से मुकाबला कर रहा है। ठीक है, वो तो ये मानते हैं कि हम दुनिया का केंद्र हैं। बिल्कुल। और भारत जो है वो उपनिवेश रहा है अंग्रेज़ों का, जबकि हम पर किसी ने ऐसा खास राज नहीं किया। और वो तो ये भी मानता है कि हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस पार्टी की तरफ थे जिसने लड़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम जीते। और भारत क्या है? भारत तो कभी लड़ा भी नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ वो जो मेंटेलिटी है नितिन जी, आपने ये बहुत चूंकि ये चीन में इस तरह की है, मतलब चीन में इस तरह की भी सोच है कि भाई तुम क्या हो, तुम तो थ्रू गुलाम रहे हो, है कि नहीं? तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो देखा, हम पुराना साम्राज्य, हम पुरानी सभ्यता हैं, हमने लोगों को तहजीब सिखाई, सबसे पुरानी भाषा हमारी। तो चीन के अंदर मैंने पढ़ा था, मतलब बहुत जगह पढ़ा कि चीन की वो जो मेंटेलिटी है कि वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता। अच्छा, हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा था भले, लेकिन वो भी कहाँ है टिका, क्योंकि अगर कोई मेंटेलिटी के साथ होगा कि अपने बराबर कोई नहीं है, बिल्कुल, तो फिर वो दोस्ती कितनी लंबी वैसे भी चलती। बिल्कुल। तो वही ये कर रहे हैं कि चीन को बेसिकली हम आपस, वो खुद मानता है कि हमारे आसपास कोई बराबर का नहीं है, और उसे अपने जनता के लिए भी, और उनकी जो स्ट्रेटजी रही है कि फर्स्ट में मैंने बताया था कि वो टानछिलाई पीरियड था जो अपने वक्त स्वावलंब हुए, दूसरी फेज आई कि जब समृद्ध हुए, जो अपने इकोनॉमिकली रिच हुए, समृद्ध हुए। अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई हम स्ट्रांग भी हैं, 2014-15 के बाद उनका तीसरा गियर लग गया है। हम पैसे वाले भी हैं और हम मजबूत भी हैं, और हम मतलब शक्तिशाली भी हैं। और हम शक्तिशाली हैं तो आप अगर आसपास पड़ोसी से भी अगर आपके पड़ोसी आपसे ना डरे, तो आप आगे विश्व की क्या बात करते हैं? बेकार के शक्तिशाली हैं। हाँ, तो इसलिए भी उनका एक चीन का, इसलिए हमेशा बोल रहा चीन की भाई हमें जगह दो। और वो एक शायद वो बात भी है कि चीन खुद को 100-200 साल तक पीड़ित महसूस करता रहा। अब चीन एक बदला लेने जैसे एटीट्यूड के साथ है कि हमारे साथ ये सदी बीती, जैसे जापान या किसी और ने भी वो शर्म वाली सदी मानते हैं वो, तो चीन ये मानता रहा कि हम अपमानित किया जाता रहा। बिल्कुल, अपमानित किया जाता रहा। कभी जापान आ गया, कभी कोई आ गया, तरबूज की तरह हमें बांट दिया,
वो जो हम बिल्कुल हिस्ट्री में सही, पढ़ते सत्य, रहे। हाँ जी, हाँ तो जी। शायद ये भी एटीट्यूड है आज उनकी जियोपॉलिटिक्स में जो बार बार परिलक्षित होता है। देखिए अब अगर आप देखेंगे तो आपने बहुत अच्छा अपने मुद्दा और उस चीज़ को प्रकाश डाला कि आप अगर मई क्रांति जब बात करते हैं, मई 4th मूवमेंट जिसकी बात करते हैं, उस दौरान क्यों हुआ कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद भी उनको शांतुओं को वापस करना था, वो किसी और को दे दिया, जर्मन से लेकर जापान को दे दिया, ठीक है। तो एक तरह से और हर जगह पे चीन को मात खानी पड़ी, शर्मिंदगी भी करनी पड़ी, ठीक है। तो उस समय जो हमारे चीन के जो युवक थे, मतलब इसको यूथ बोलते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हुए और वो काफ़ी उस पर रोड पे थिएनन पे आ गए और उन्होंने काफ़ी हंगामा किया कि भाई हमारी देश माने कमज़ोर है, हमारा जो लीडरशिप है कमज़ोर है, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो भी दोषी है। अच्छा, क्योंकि वो बात करती है कि भाई कन्फ्यूशनिज्म सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अटैक हुआ। हाँ, दूसरी बात है उस दौरान काफ़ी अंधविश्वास थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उन्होंने वो दो चीज़ के लिए उनकी जो मांग थी, ताओवाद, हाँ कन्फ्यूशियस का दिया हुआ, हाँ, ताओइज्म और बौद्ध धर्म, नहीं कन्फ्यूशन का तो वो पुराना धर्म था। ताओवाद तो मेरा ख्याल है बौद्धों का एक ताओवाद लाओत्से का दिया हुआ है जी, हाँ, और कन्फ्यूशियस का दिया हुआ है, जिसको हम चाइनीज में, तो इन्होंने उतार फेंका वो नहीं, तो वो कहे कि ये जो हमारी जितनी जो शर्मनाक जो स्थिति हुई है, उसकी स्थिति ये हमारे जो फिलॉसफी है, इनके चक्कर में हुई है। और देश को क्या ज़रूरत है? देश को ज़रूरत है कि अब आधुनिकीकरण, साइंस, डेमोक्रेसी, दो की बात करें, मिस्टर डी एंड इसका डेमोक्रेसी की बात करी, तो इसके चलते तो आप देखिए, और चूंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी का आने का भी कारण था, और शक्ति में लोगों ने उनको स्वीकार भी इसलिए किया कि यही है एक जो हमें हमारी जितनी सारी जो शर्मिंदगी, नए चीन की बात करता है एक वो चीज़ आज भी चीन कोशिश कर रहा है कि उस चीज़ से हम निकले। कि जनता तो बोल रही भाई हम तुम्हें जिताए, हम तुम्हें दिए हैं, तो हमें क्या दिए हो, हमारे तो कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब कि जो हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थे, मिडिल किंगडम थे, हमारे साम्राज्य थी, हर जगह से हम कहाँ हैं, तुम तो उसकी बातें कर रहे थे, मतलब कि भाई हमने बोला कि आप वापस कर दोगे, तो जिनपिंग वही लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है कि अब जो फेज आ रहा है, जो उनके बनने के बाद, शी जिनपिंग के बनने के बाद, कि फू चांगची मतलब बोल रहे कि आप समृद्ध भी हैं और स्ट्रांग भी हैं, तो हमें अपनी जो भी शक्ति है, हम चाहते हैं कि अपने पूरे विश्व पटल पे मेरा एक नाम हो और हमारे एक लीडरशिप को कायम करें। तो उनका जो ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की जो बात करते हैं, उनका कहीं ना कहीं दिमाग में है। और चीन बोलता है कि बहुत सारे जब चीन में जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे ना, हमने सबसे बाउंड्री इश्यूज खत्म कर दिए। अगर आप देखेंगे तो 69 में रशिया से, वो तो कहते हैं, हाँ, ये भारत में क्या दिक्कत है कि हम खत्म नहीं कर रहे, यानी कि भारत नहीं चाहता है, माने हाँ, तो उल्टा वो कह रहे हैं कि भारत नहीं चाहता है, भारत के भी तो है, बिल्कुल, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अभी श्रीलंका के साथ पिछली सदी तक। लेकिन चीन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीन को देखो, उनके भी तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अब कैसे बोल रहे हैं कि उनके सारे बाउंड्रीज खत्म बोलने नहीं देते ना, अब तिब्बतियों को बोलने नहीं देते वो, बिल्कुल नहीं। अगर चीन में जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारी डेमोक्रेसी क्या है, कुछ नहीं है, सारे भूखे नंगे हैं लोग। वो तो फ्लॉड डेमोक्रेसी मानते हैं, और वो शुरू से ही मानते हैं कि हमें तो अंग्रेजों ने जो दिया, हमने उसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया। वो ये भी मानते हैं कि देश आज़ाद भी नहीं हुआ एक तरह से, ये भाई आप लोगों ने नया क्या किया, अंग्रेज जैसे चला रहे थे, आप भी वैसे ही चलाते हो। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। विपिन धनखड़ के सवाल थे कुछ, वो मैंने ले लिए हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर चिप वाले। एक अभिनव है, उन्होंने बोला कि चीन ताइवान के संबंध को लेकर एशिया और यूरोप के देशों के विचारों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? क्या एशिया जिस तरह देखता है इस मुद्दे को, यूरोप भी वैसे देखता है, या वो अलग और हम अलग तरह से देखते हैं चीन ताइवान के डिस्प्यूट को? एशिया यूरोप में अगर देखा जाए तो दोनों के इश्यूज तो मेरे अनुसार तो एक तरीके से देखते हैं। आप अगर चीन ताइवान के झगड़े को, चीन देखो एक ही, ऐसा तो मुझे कुछ वो नहीं लग रहा है, क्योंकि इश्यूज तो तीन ताइवान के बीच में है, तो यूरोप कैसे, और ये अगर आप पॉलिटिकली देखें तो दोनों का देखना एक ही है, इस तरह से मैं समझता हूँ। मतलब चाइना जो है एशिया के भी देशों को कन्विंस नहीं कर पाया कि ताइवान पर हमारा क्यों शासन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ भी नहीं कर पाया है। तो यूरोप वालों को तो खैर वो क्या करेगा, और यूरोप के तो बहुत तो फायदे भी हैं। यूरोप बेसिकली यूरोप को देखा जाए तो यूरोप एक अभी रिसेंटली आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर जो अपने हैं, उन्होंने कहा कि
यूरोप की समस्या, यूरोप की जयशंकर ने कहा भी हाँ, जब ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि यूरोप की जो 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 क्या इश्यूज बोलते हैं या जो दिखते हैं वही सबसे बड़ी दिक्कत है, सबके हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं वो सबके हैं। यूरोप को ये लगता है, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, उनका सोचना गलत है और उनको इस विचार से बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो इसलिए भी देखा जाए तो अंतर जो होता है ये सोच का है। अगर देखें तो जो प्रश्न है या जो मुद्दे हैं वो तो एक ही है कि वो चीन चाह रहा है कि उसको वापस, ताइवान को वापस ले। ताइवान बोला नहीं है भाई, हम तो फ्री रहना चाहते हैं, हम अलग हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। सिंपल सी बात। स्वप्निल जोगलेकर वो बात कह रहे हैं जो हम अभी कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि चीन ने ताइवान के ऊपर कुछ बैन लगाए हैं और ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा। दूसरा, कच्चे माल और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो चीन पर कितना निर्भर है, और क्या ऐसा हो सकता है कि जब चीन और ताइवान के बीच ये डिस्प्यूट हो रहा है तो हम लोग यानी भारत और अमेरिका चीन की जगह ले लें और ताइवान जो है टेंशन से थोड़ा मुक्त हो जाए कि भाई मत खरीदे चीन हमारा माल, ये खरीद लेंगे। ये देखिए, सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं ना, चिप तो अगर जो हाई क्वालिटी की जो बात करते हैं 90% तो ताइवान ही प्रोड्यूस करता है, तो उसके बिना तो आपको चलेगा ही नहीं। तो लोगों को ये भी डर है, मतलब बाकी दोस्तों में ये भी डर है कि अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो दो हो सकते हैं, या तो उसके सेमीकंडक्टर जो बनाने वाले चिप, क्योंकि जो बहुत बारीकी और बहुत डेवलप टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए, अदरवाइज अगर इतनी आसान होती तो हर देश में बन जाता। तो मुद्दा है कि जो बेस्ट क्वालिटी के जो चिप, जो सेमीकंडक्टर बन रहा है ताइवान में बन रहा है, तो अगर ये अटैक करता है तो पहला काम ये हो सकता है कि वो उस पर वो कैप्चर कर लेंगे, या दूसरी हो सकता है उसको ध्वस्त कर देंगे। नहीं तो चीन के लिए भी मुश्किल होगी ना। नहीं, तो बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर वो कैप्चर कर लेते हैं फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो चीन को फायदा है। ठीक है, और लेकिन बाकी लोग, अब चीन फिर जैसे आप आज सैंक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, जब इनके पास खुद ही चिप होगा तो खुद ही वो, जैसे कि रशिया ने कहा कि भाई हम तो आपको नेचुरल गैस नहीं देंगे, क्या कर लोगे, अब हम पाइपलाइन करेक्शन कर रहे हैं, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, एनुअल रिपेयरमेंट, लेकिन उनका जो मेन मकसद है वो लोगों को थ्रेटन करना है यूरोप को। ठीक है, और सैंक्शन लगाने से अच्छा, जैसे नेचुरल गैस रूस के पास है, ऐसी चिप वाली ताकत ताइवान के पास है। बिल्कुल, जैसे वो कह रहा है कि भाई हम नहीं देंगे। हाँ, तो यूरोप बेचारा घबरा रहा है, जर्मनी वगैरह। यूरोप भी घबरा रहा है। आपका चीन, अगर आप देखें तो चीन में भी तो हर जगह सबको, चीन में जितनी सारी टेक्नोलॉजी और जो कार से लेके इतने सारे बन रहे हैं, जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है बेसिकली, तो उसको भी तो दिक्कत हो। सर, चीन ख़त्म क्यों नहीं कर देता ताइवान के साथ ये डिस्प्यूट? अगर जैसे आप कह रहे हैं इतना बढ़िया इकोनॉमिक रिलेशन है, पुरानी संस्कृति साझा करते हैं, एक दूसरे के इतने करीब हैं, मतलब आखिरी द्वीप ताइवान का महज 10-12 किलोमीटर, 7-8-9 किलोमीटर दूर होगा। तो चीन ऐसा क्यों नहीं करता कि वाकई वो डिस्प्यूट ख़त्म कर दे? क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स का इशू है, या कोई वाकई बड़ा ठोस फ़ायदा है कि नहीं करते, चलो यार स्टेटस को बनाए रखते हैं स्ट्रेटेजिकली? क्यों नहीं कर देता ख़त्म ये झगड़ा? इसका देखिए, अब दो चीज़ हो गए, अब दोनों में एक नए जनरेशन आ गए हैं। अगर आप देखेंगे, अब देखिए, पुराने लोग जो थे, जो जिनके सगे संबंधी थे, जो बहुत करीबी थे, वो तो सारे आज मुझे लगता है कि अब के समय में चले गए होंगे। अब नई युवा पीढ़ी आई है, नई चीज़ें आ रही हैं, उस केस में कोई भी नहीं चाहेगा कि उस पर कोई आधिपत्य जमाए, और जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी, जो बिलोंगनेस है, कि मैं ताइवानीज़ हूँ या मैं चाइनीज़ हूँ, उसको कोई ख़त्म करना नहीं चाहता बेसिकली, है कि नहीं। ताइवानीज़ ही बोलते हैं अपने आप को, चाइनीज़ तो कल्चरली है, बट वो तो देर मैंने वो अपने ताइवानीज़ से ही गर्व महसूस, जो नए बच्चे पैदा हुए जी, वो उन्हीं चीनियों के जो कभी ताइवान आ गए थे, वो तो अब यही कहते हैं कि जी हम तो ताइवानी है, चीन क्या होता है, कहाँ है? बिल्कुल। तो मैंने इतना आसान नहीं है कि वो ख़त्म कर सके, लेकिन हाँ, एक आपको ये भी देखना है कि आपके जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि नहीं, और जो ह्यूमिलिएशंस की जो बात कर रहे हैं हम आज से करते आ रहे हैं, वो इतने दिनों से चल रहे हैं। ये तो था ही, अगर आप 1894-85 में ताइवान को उसको जापान को देना पड़ गया, ह्यूमिलिएशन तो है ही। तो आप इस मुद्दे को अगर हिस्ट्री से देखेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसको कैसे ये कर सके। तो ये चीज़ को ये जो समस्या है वो चलते रहेंगी बीच बीच में, ताकि मैंने एक पॉलिटिकल, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप भाई मैंडारिन बोलते हैं तो कभी चीन जाएं तो पूछिए
कि भाई ताइवान उनके दिल के इतने करीब है भी या नहीं, या सरकार के दिल के ज़्यादा करीब है? क्योंकि यदि सरकारों को हमेशा लगता रहे या एक आशंका रहे कि भाई यदि हमने ताइवान पर हल्का रुख किया और जनता को गुस्सा आया, जनता आहत हुई, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं नितिन जी, मैं एक चीज़ आपको बहुत मैंने बताना चाह रहा हूँ कि हम जो सोचते हैं ना, जो हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं और सोचते हैं कि चीन बहुत आक्रामक है, चीन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चीन की जो जनता है वो बोलती है कि हमारा देश तो कुछ करता ही नहीं है, जहाँ पे खड़े होने चाहिए वहाँ पे कहीं खड़ा नहीं हुआ। आज और ये देखिए अभी तो तो हम भी कहते हैं, हाँ नहीं हम कहते हैं, पता अपने वालों को हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लेकिन हिंदुस्तानी जो भारत के लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत आक्रामक है, उसको कर रहा है। नेपाल में बहुत लोग बोलते हैं, है कि नहीं, हम खुद बोलते हैं कि ऐसा, लेकिन अब सच्चाई देखिए तो उनके लोग हैं, ठीक है। आप इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन की बात करते तो आज भी वो देख रहे हैं कि हम तो कहीं नहीं है। यूएस भी, अब तो नैन्सी पेलोसी भी आगे चली गई, तो सोचिए कि बने कि देखिए भाई हम तो कितने सीधे लोग हैं, हमने मना भी किया फिर भी वो आई, हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी। किसने सीधा? नहीं चीन वाले कहते होंगे, नहीं चीन वाले अंदर से देखा जाए तो मैंने चीन को अंदर से देखा तो लोगों को तो लगा ही होगा, ऐसी बात नहीं है कि भाई करके चली गई, तुम इतने बोले और इतने वैसे कुछ किया नहीं, है कि नहीं, और तो कुछ कर भी नहीं रहे। जिनपिंग का दिमाग आपने अगर थोड़ा समझा हो, हमें तो पता नहीं, आपका क्योंकि विषय भी है, क्या वो उस तरह, मतलब पुतिन और जिनपिंग में मुझे मालूम नहीं कितना फर्क है। क्या जिनपिंग उस तरह के नेता हैं कि अगर 2-4 बार इसी तरह और भड़काया गया तो वाकई कोई कदम उठा लेंगे? देखिए, अगर अभी जो स्थिति है और चीनी के जो अभी जो आप जो ग्रोथ देख रहे हैं, जो आपने जो ग्रोथ रेट क्या है अभी 3% समथिंग है, उनके अंदर में अंदरूनी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, है कि नहीं। तो और चूंकि ऐसा भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो चीन हर जगह से धोखा भी खाया हुआ और बहुत सारे सताया भी गया है, हाँ ठीक है, तो उसको हर दर्द पता है। मेरा मानना है कि जैसे आप सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन की जो बात कर रहे हो, मैंने मुद्दा फिर बार वहीं जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि, और चूंकि इतना मेहनत करके, ऐसा नहीं है कि चीन बने, अगर आप देखेंगे चीन लोग, अब तो लोग देखेंगे कि अगर चीनी जब खाना खाते थे तो कितना फास्ट खाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक करीबी देखी थी। आप अगर देखेंगे, अगर भारत और चीन में अगर ज़मीन की और जो उसकी बातें करेंगे, माने जो फर्टिलिटी की बात करेंगे, तो हमारा देश तो काफ़ी फर्टाइल था हर तरह से, है कि नहीं। और आप जब अगर उनकी जो फोक टेल्स में बात करेंगे, उनकी कहानियाँ जो होती है, जो हमारी नानी दादी जो कहानी सुनाती थी, तो हमारे कहानियों में तो राजा है, तो भाई ये है, बहुत सारी चीज़ है इसमें चलती है। आप कभी भी देखें कि दुख की बात हम करते हैं, या हम ये बात करते हैं कि कुछ गरीब था, फिर ऐसा है, राजा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन चीन की जब कहानी देखेंगे तो चीन की कहानी में हमेशा एक देखेंगे कि हमेशा एक जुझारूपन की बात करती है, कष्ट का जो बात करती है कि हम, मैंने आप कोई भी उनकी कहानी उठा के देखिए तो सारे तो मैं ये देखता हूँ कि आज के टाइम में और उनके कल्चर में भी आप इस तरह देखिए कि इतना पैसा होने के बाद भी अभी भी लोगों का जो मेन जो खाने पीने का जो तरीका है, जो बाहर में पब्लिक में देखते हैं अभी चीन को, उसके चलते उनकी उनकी आदतों को सुधारने के लिए बहुत सारे सोशल क्रेडिट सिस्टम लाने पड़े कि आप व्यवहार कीजिए ठीक से, आपको ऐसा होना चाहिए ना, यार माने आप वो दिन नहीं रहे, हम आगे अच्छे हो गए, विकसित देश, देश के नागरिक हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा तमीज से पेश आओ, हाँ तमीज से, सोफिस्टिकेटेड हो, तो ये सब चीज सरकार काम कर रही है इस पर, ऐसे कुछ मतलब सोफिस्टिकेशन लाने के लिए, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बनाने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि सोशल क्रेडिट सिस्टम जो लाई है सरकार ने, उसमें क्या होता है? उसमें सोशल क्रेडिट सिस्टम होता है कि आपको एक एक चीज मॉनिटर किया जाएगा कि आप कैसे पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितने पार्टीज के जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ है, आप किससे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वो सब कुछ है। और उसको आपका एक डेटा रहता है कि भाई अगर ये सपोज अगर ABCD ग्रेड में काम करेंगे तो इसका मान लीजिए इसका A ग्रेड है जो बहुत हाई है, उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं या बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, जैसे होता है कि विदेश में फुल फ्लेजेड काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे विदेश में नहीं देखते हैं कि मान लो जो इनकम टैक्स ज़्यादा पे करे उसकी अलग इज्जत है, उस तरह से अगर जिसका सोशल क्रेडिट, मैंने बैंक में भी, आप इंडिया में बैंक में देखें जिसका सोशल CBIL स्कोर ज़्यादा है उसको बोलर, तो जैसे देखिए क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर काम आता है भाई, लोग वो तो बैंक है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूँ, लेकिन चाइना में ये जो क्रेडिट स्कोर, सोशल क्रेडिट स्कोर, ये बहुत मतलब ये चीज़ है, आपका इज्जत और आपकी चीज़ों को बढ़ाने में बहुत काम करता है। एट द सेम टाइम अगर आपका बहुत ख़राब है तो या तो आपको हर तरह से जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबसे वंचित किया जा सकता है,
ये बहुत क्लियर है। तो और हर चीनी को पता है ये बात कि अपने क्रेडिट को बचाना है, तो इसलिए वो अब पब्लिकली हर तरह से वो ठीक से सुधार कर रहे हैं अपना। सरकार क्या कहकर इस पॉलिसी को लाई है कि हम क्यों लाए ये सोशल क्रेडिट? क्योंकि हमारे जो चीन की जो बाहर में जो इज्जत है, जैसे मान लो जो टूरिस्ट ही गए या कुछ बाहर में गए तो जिस तरह से बिहेव करते हैं वहाँ तो अच्छी नहीं है। देखिए तो जो मेरे कई दोस्त विदेशी बाहर वही पटल कहते हैं भाई सबसे ज़्यादा तो डिस्टर्बेंस जो हम लोग मानते हैं या बाहर के लोग भी मानते हैं, चाइनीज बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। बिल्कुल। तो ये इमेज को खत्म करना है ना, जो कि आप विकसित देश होना चाहते हैं, आप सुपर पावर होना चाहते हैं, और आपके लोग खुद के ही अगर कहने का मतलब है कि सभ्य ना हो, मतलब कल्चर्ड ना हो, तो इस सब को ख़त्म करने के लिए चूंकि अपने इमेज को ठीक करना है, और चूंकि आप कल्चरली अपने आप को कन्फ्यूज में कि हम कल्चरली बहुत सबसे पहले हम ही थे, हाँ हम सबसे पहले थे, मिडिल तो हमने तमीज़ सिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब करने के लिए इनके अपने एक जो तरीके हैं, जो एक टूल जिसको बात करें सोक्रेटिस सिस्टम, उन्होंने लागू किया है और वो ठीक ठाक चल रहा है। तो ये सुनकर मुझे मतलब वो लगा कि पता नहीं अच्छा है कि बुरा, कि लोगों को तमीज़ तहजीब सरकार सिखाए और स्कोर मेंटेन करे उनका, अच्छे बच्चों की तरह क्लासरूम में अच्छी तरह रहो तो उसका भी ग्रेड है, नहीं है तो वो ख़राब है। देखिए अभी नितिन जी इस तरह से बने, अगर आप बात करें अब जहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने अपने देखने का नज़रिया है, ठीक है। अब चीन को ये लगा कि भाई इस तरह से ही मानेंगे, अब डिपेंड कल्चर, आप एक क्लासरूम में भी देखते हैं कि आप एक शिक्षक है बहुत तरीके से अपने विद्यार्थियों को ठीक करता है, किसी को अच्छा से, किसी तरीके तो उनके अपने अपने होते हैं और अपनी अपनी समस्याएं भी हैं, है कि नहीं? सच है। तो अपनी अपनी कल्चर भी है, तो मैं उसको गलत सही तो हाँ, मैं क्या कह सकते हैं, तो नतीजा बताएगा, ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा, वो ये है कि रितेश और सऊद खान है वो ये पूछ रहे हैं, और यही सवाल आजकल सब लोग पूछते भी हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि चीन ताइवान की तनातनी में भारत न्यूट्रल ही रहने वाला है जैसे यूक्रेन के मसले में रहा, या कुछ करेगा वो भी? क्योंकि देखिए मैं जब कई एक्सपर्ट से बात करता हूँ, फॉरेन एक्सपर्ट से, तो ये कहते हैं कुछ की चिंता है ये कि भारत को भी महाशक्ति बनना है, बिल्कुल, लेकिन भारत की कोई पोस्चरिंग नहीं है वैसी, वो अपने रीजनल मुद्दों में कहीं दिखता नहीं है, और न्यूट्रल होना कभी कोई महाशक्ति का लक्षण नहीं होता है। भाई सही गलत जो भी नतीजा आए, लेकिन आपको टांग तो अड़ानी पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा, शांति स्थापित कराइए या जंग करके कोई फैसला करवा लीजिए। भारत ये सब करता तो कहीं दिखता नहीं है, और भारत के सबसे करीब तो जो भारत के अपने मसले हैं वो अलग हैं, ये ताइवान जैसे मसले ही हैं। तो भारत तो यहाँ भी न्यूट्रल ही रहने वाला है या कुछ करेगा? क्योंकि अगर महाशक्ति बनना है तो फिर महाशक्ति जैसा बिहेव भी करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों की चिंता है। आप एक चीज़ देखिए, जब चीन आर्थिक स्थिति जब तक समृद्ध नहीं था, उसने क्या किया? शांत रहा, अपने काम किया, धीरे धीरे अपने को बढ़ाया। अभी भारत जब अगर आप हमारे भारत 47 में जब आए थे तो हमारी भी स्थिति वही थी, पर वो चीन से बहुत बेहतर थी अगर देखा जाए तो धीरे धीरे। लेकिन अभी भी हमारी वो स्थिति उस तरह से नहीं पहुंची कि हम जाए किसी को दूसरी जगह बने टांग अड़ाए, क्योंकि हमारी अपनी खुद में समस्या है। आप देखिए इस तरह से अगर चीन हमें घेर रहा है, इधर अच्छा खासा पाकिस्तान तो कब से पड़ा हुआ है कि नहीं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। तो अभी के समय में भारत अगर आज के समय में देखा है तो बहुत सारे हमारे जो काफ़ी स्ट्रेटजिकली हमने काफ़ी बदलाव भी करा अपने आप को, लेकिन इकोनॉमिकली भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग समृद्ध होना पड़ेगा, अभी होना पड़ेगा जी। मतलब बाहर के मामलों में टांग अड़ाने से पहले जरूरी है कि हम तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। अगर देखें तो चाइना का इकोनॉमी देखिए, यूएस का इकोनॉमी देखिए, कितना देखा जाए कितने आई थिंक 13-16 समथिंग ट्रिलियन, 15-16 के आसपास है। तो अब चीन ने इतना समय लगाया, उसके बाद बोल रहा है कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी कुछ करना होगा। हमारी अभी चीन ने कितनी गरीबी रेखा से पार कर दिया, हो सकता है उनके डाटा में हम कुछ हो, बट फिर भी अगर आप नॉर्मली से देखते हैं तो बेटर है। मतलब चीनी ये बोलते हैं वहाँ पे जाने के बाद कि सब कुछ ठीक है, अगर मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, तो कोई भी पार्टी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ये बोलते हैं। क्योंकि सच्चाई में ग्राउंड में देखा जाए तो बदलाव हुए हैं लोगों में। तो ठीक, हम अभी हमारा जो मैं आज की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हमारा देश अभी खुद में समृद्ध हो रहा है, बहुत सारे हमें इंटरनल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको ख़त्म करने के लिए उसके बाद हाँ, पर जिस तरह के चीन लोग बोलते हैं, हमारे भारत में भी लोग जायज़ है बोलना कि हमारा देश क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं वो कर रहा है। हर कोई चाहता है कि स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपको जो
जो ज़मीनी जो हकीकत है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वाड में हमारी भागीदारी बढ़ रही है और I2 U2 में बढ़ रही है, ये तो आपकी बात के एकदम विपरीत है। हम तो पोस्टरिंग करने भी लगे हैं। नहीं, वो तो करना ही है ना। आप ओवरऑल आपको सब कुछ देख, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको, पर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पोस्टरिंग कर रहे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है आप। देखिए, क्योंकि आपको भी चाहिए ना। देखिए आपको, फिर मैं सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता हूँ कि आपको भी तो, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे दुश्मन हैं। अभी आप देख रहे हैं चीन, अगर देखा है, चीन देख लीजिए, हर जगह घेर लिया है। अगर मैंने ये देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं तो, चूँकि अगर वेपन वाइज देखें और मैंने डिफेंस के इससे बहुत ज़्यादा हम उस एसिमेट्रिक हैं, मतलब बहुत सारा ये चीज़ नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं तो अपनी जो 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 इमरजेंसी है उसके लिए तो हमें तैयार होना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो किसी के साथ तो करना पड़ेगा। अगर आप खुद में समृद्ध हैं तो ठीक है, लेकिन जब नहीं है तो आपको तो किसी से का साथ लेना पड़ेगा और थोड़ी बहुत पोस्टरिंग भी देनी पड़ेगी, जो ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, इतना समय दिया और ताइवान पर अच्छी चर्चा हुई। मेरा ख्याल है कि जिन्हें मुद्दा नहीं पता होगा या बारीकी नहीं पता होगी और जो थोड़े चिंतित थे इसे लेकर कि पता नहीं झगड़ा होगा नहीं होगा, और जिनकी चिंता ये भी थी कि भारत का क्या स्टैंड होगा, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक साफ हुआ होगा। जी धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सर। बाबू आप सुन रहे हैं क्या? अरे बाबू, ये आज तक रेडियो को ये गोल्डन माइक 2022 में 3 अवार्ड मिला है बाबू। हाँ, ये पढ़ाकू नितिन, 3 ताल और आज का दिन, ये तीनों शो का ट्रॉफी मिला है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना बाबू, ये आज तक रेडियो सुन रहा है सारा जहां। आप भी सुनिए। हाँ।